इनवेज जी आज दो बड़े अच्छे स्पीकर और बड़े अच्छे लेक्चर्स यकीनन आपने बहुत महसूस भी किया होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अभी थर्ड स्पीकर हमारे आगा इकराम साहब। और आप सभी जानते हैं, तारुफ के मोहताज नहीं है। इज एनालिस्ट, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं और ये अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। और अब मैं ज़्यादा हर्डर नहीं बनूंगा और मैं दावत खिताब दूंगा जनाब आगा साहब को कि आप तशरीफ़ लाएं और अपना लेक्चर स्टार्ट करें। इट्स ओवर टू यू सर, प्लीज़। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं एक तस्दीक करना चाहता हूँ, मेरा नाम आगा इकरार हारून है, आगा इकराम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एनालिस्ट लाइफ के हर जर्नलिस्ट बुढ़ापे में आगे बन ही जाता है। उसको शौक होता है साथ लिखने का। जो मेरी फील्ड रही है वो रिपोर्टिंग रही है और डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन रही है। और मैंने जियो में जो है, जो हमारा डिपार्टमेंट होता था, जियोमेंट्री, अगर आपने देखा हो उसको, लाहौर में मैंने करीबन 4 साल हेड किए। अबू धाबी टीवी में भी डॉक्यूमेंट्री मैंने ही हेड की। और जब हमने लॉन्च किया अल जजीरा, तो उसका पहला साल भी जो है, उस डॉक्यूमेंट्री अल जजीरा में तो यूजुअली वो बनती थी वहाँ पे दोहा में। तो हम यहाँ पे जो काम करते थे वो लॉन्ग रिपोर्ट्स का करते थे, यानी कि जो 7 मिनट की जो रिपोर्ट होती है उसको हम डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट कहते थे। तो सबसे बहुत शुक्रिया जो हमारे बाकी सेंटर्स पे दोस्त बैठे हुए हैं, मैं आपको सलाम कहता हूँ। और मैं बारी बारी चाहूँगा कि मुझे पता चले जो साहब बैठे हुए हैं उनकी बैकग्राउंड क्या है, ताकि मुझे आपसे बात करते हुए यानी कि बेहतर महसूस करूँ। लेकिन उससे पहले 2-3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जब हमने प्रोडक्शन शुरू की, मैं जर्नलिज्म में आया 88 में, लेकिन प्रोडक्शन मैंने शुरू की 1995 में। और हाँ, उस जमाने में एक WTN होती थी, वर्ल्ड वाइड टेलीविजन न्यूज़, जो बाद में ITN और ETN में फिर स्प्लिट हो गई थी। ITN लंदन और ETN पाकिस्तान। तो लेकिन जब मैंने ज्वाइन की थी वो WTN थी। तो मेरी पहली जो असाइनमेंट थी वो अफगान वॉर थी, जो मैंने 1995 से लेकर 1997 तक कवर की। और वही फिर हमारी टीम, उनमें से काफ़ी लोग हम अल जज़ीरा में भी फिर अपने इकट्ठे ही हुए, फिर अबू धाबी टीवी में, क्योंकि वो बेसिकली वही चंक था अरब जर्नलिस्टों का, क्योंकि बेसिकली अफगान वॉर में अरब वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। तो उससे फिर जो मैंने लास्ट प्रोडक्शन का जो काम किया वो मैंने आपको पहले बता दिया। इन इन बिटवीन में वक्त टीवी लॉन्च हुआ तो मैंने उसका हेड ऑफ न्यूज़ के भी काम किया, लेकिन मैंने छोड़ के फिर मैं जियो में आ गया। और जियो में मेरी आखिरी असाइनमेंट थी, वो इंचार्ज डॉक्टर जिसको हम ज्योमेट्री कहते थे, वो थी। ये सारी जो मैंने हिस्ट्री आपको इसलिए बताई है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती रही, प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बदलती रही, हमारी ग्रामर बहुत तेज़ी से बदलती रही। और आज की जो प्रोडक्शन है वो तो आपके टेलीफोन के ऊपर है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अब तो किसी को सिखाना मुमकिन ही नहीं रहा है, बल्कि मैं तो हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ तो मैं स्टूडेंट से सीखता हूँ। और मैं बड़ा ओपनली कहता हूँ कि बेटा मैं आपसे सीखने आया हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोग मुझसे बहुत बेहतर हैं। और क्योंकि उसकी वजह ये कि इतनी स्पीड में गई कि एक ज़माने में जो हमारा जो एक HD कैमरा होता था, सोनी कैम डायरेक्ट लिंक, वो 1997 में उसकी जो कीमत थी उस जमाने में 65 लाख रुपए होती थी। क्योंकि उसका ये क्वालिटी होती थी कि वो HD था, और वहां से डायरेक्ट आप उसको टोगो लगा के, जिसको बाद में आप अपना सेटेलाइट डिश का नाम दे दिया, पहले उसको टोगो का नाम देते थे, फिर उसको अपने DSNG का नाम दे दिया, नाम बदलते रहे। लेकिन वो डायरेक्टली आप उसको कैमरे को लगाते थे तो वो टोगो लगा के वो डायरेक्टली सेटेलाइट को अपना स्ट्रीम कर देता था, और वहां से डाउन स्ट्रीम लेकर जो है वो चल जाता था। तो वो कैमरा उस जमाने 65 लाख रुपए का था। अब तो मतलब 6,500 रुपए का जो कैमरा है वो HD है और वही काम करता है। तो इतनी चेंज आई। उससे फायदा ये हुआ कि प्रोडक्शन करवाना करना आसान हो गया। हमारी जो नॉन अपना जो लीनियर मशीनें होती थी, नॉन लीनियर तो कितने की है, मेरे आप अभी भी 25,000 रुपए की अच्छी बनवा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें तो आपने जो करना था, जॉकी करते करते फिर आपने उसका एंड पॉइंट, और फिर वो
आज भी अगर मैं बैठ जाऊं मैं भूल गया हूँ, यानी कि वो इतनी टेक्निकल चीज होती थी। अब तो आप फर्स्ट कट लगाते हैं, सेकंड कट लगाते हैं, और आप ग्रैबिंग, फिर ग्रैबिंग के बीच में हमें, मेरा मकसद है कि जब कार्ड आना शुरू हुए तो फिर ग्रैब, घंटा घंटा ग्रैब होता था। ग्रैब होते होते पता चलता था कि एकदम बीच में ग्लिच आ गया है, तो पता चलता था कि जो हमने की है, फुटेज की है, समटाइम वही उड़ गई होती थी, या उसमें ग्लिचेस आ गए होते थे। अब तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या मैं आपको इसलिए बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि अगर आपका कोई ख्याल है कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊंगा, तो मेरे ख्याल में शायद मैं नहीं सिखा पाऊंगा। अगर आपका ख्याल है कि मेरे लेक्चर से आपको कोई ऐसी चीज नजर आएगी जो आपने पहले नहीं पढ़ी हुई है, तो वो भी गलत बात है। मैं आपको क्या दे सकता हूँ? दिस इज माय क्वेश्चन, व्हाई शुड आई बी हियर? मैं आपको सिर्फ एक्सपीरियंस दे सकता हूँ कि जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ ना प्रोडक्शन को, पहले तो मैंने आपको फायदे बताए ना, हर आदमी के आधे प्रोडक्शन आ गई। नुकसान ये हुआ, सो कॉल्ड सोशल मीडिया प्रोडक्शन ने जो बेसिक क्लासिकल प्रोडक्शन के बेसिक रूल्स होते थे ना, उसको डिफाई किया। को डिफाई करना हमें मजा आता है, हर इंसान को रूल्स को डिफाई करके प्लेजर मिलता है, चाहे वो ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ना हो, चाहे कुछ चीज नया करके दिखाना। वो भी ठीक था, बिल्कुल। ऐसी चीजें ऐसी आगे जाती हैं, आप डिफाई करते हैं तो एक नई चीज सामने आपके आती है। लेकिन जो ह्यूमन आईज पे जो कॉग्निटिव काम किया गया था और सेमियोटिक काम किया गया था, इसके पीछे 100 साल की कम से कम साइकोलॉजिस्ट की, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की मेहनत थी कि एक आंख का एक फ्रेम कितने सेकंड का होना चाहिए, और आंख जो ने जब इम्प्रिंट लेना होता है अपने उसमें ब्रेन में, उसको कितने सेकंड का मिनिमम होना चाहिए। इवन हमने ये बातों को भी दरगुजर कर दिया। अब फिर जो मैंने आपको बताया कि लॉन्ग रिपोर्ट या प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट्री, उसके रूल्स आज भी, अगर आप बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देख लें, अल जजीरा की देख लें, टीआरटी की देख लें, उसके रूल्स वही हैं जो 40 साल पहले के थे। ये आप क्योंकि वो दे आर हाईएस्ट क्लासिकल ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइडिंग क्लासिकल थिंग्स। उसमें आप अगर उसकी स्टोरी लाइन देखें तो कोई फर्क नहीं आया। ठीक। आप लोग सिंस के मेरे दोस्त जो बाकी सेंटर्स पे बैठे हुए हैं, भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, जी जी आ रही है सर। जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। थैंक यू। अच्छा भाई, मैं थोड़ा सा आपका ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जरा थोड़ा सा आप अपने टेलीफोन्स वगैरह को छोड़ के फुल कंसंट्रेट करके ये मेरा पार्ट सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपको हो सकता है काफी चीजें मिल जाए। अच्छा, ये क्यों हुआ? आज भी एक डॉक्यूमेंट्री आप देखते हैं बीबीसी की, टीआरटी की, अल जजीरा की, वो आप देखेंगे कि उसमें बेसिक्स सारी वही हैं, वो स्टोरी लाइन वही है, उसमें आपको जो कट्स हैं वही मिलेंगे, आपको उसमें इंसर्शंस भी उसी तरह की मिलेंगी। मैं आपको छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। हमें एक हमें पढ़ाई गई कि जी अगर आपने एक आदमी ने ऐसे अगर हाथ रखे हुए तो आपने उसकी इंसर्शन लेने के भी काम आएगी, ओवर द शोल्डर लेने काम आएगी। लेकिन वो जो हाथ रखने वाली इंसर्शन थी, वो काम के लिए नहीं थी खाली। जब आपने किसी आदमी को बहुत इमोशनल क्वेश्चंस करने होते थे, या ऐसे क्वेश्चंस करने होते थे जिससे उसके पांव के नीचे जमीन निकल जाए, एकदम उसे आपने कहना होता था कि तुम्हारा वो जो अपना तुम्हारे पे करप्शन का चार्जेस है, बैकग्राउंड क्या है। वो हाथों के हमने पहले बताया होता था अपने कैमरामैन को कि तूने इसका क्लोज, बल्कि मैक्सिमम क्लोज अपने हाथों पे रखना है, ठीक है, क्योंकि मैं से सवाल जब अब मैंने पूछना है, पहले आपने स्टोरी लाइन लेकर आपने उसके मुताबिक अपने कैमरामैन को बताया होता था कि इस वक्त आपको कौन सा शॉट चाहिए। 2 कैमरा शॉट होता था मैक्सिमम, 3 का तो बहुत कम होता था वो। हाँ, इंटरव्यूज अगर करते थे प्राइम मिनिस्टर वगैरह के, उसमें हम 3 4 भी लगा, 3 मिनिमम लगाते थे। यूजुअली 2 का होता था। एक को हमने रखा होता था, आप कह सकते हैं कि उस पे जर्नल पे, मीनिंग बाय के उसने फ्रेम बनाना होता था, रोक के पे फ्रेम बनाना होता था। और एक मैंने रखा होता था, ये मैंने इनसे मुराद है, हमें कहा जाता है, हमें पढ़ाया, यानी कि मैंने क्रिस्टीना वानपुर के साथ भी काम किया हुआ अफगान वॉर के बीच में, एज असिस्ट किया हुआ मैंने उसको तकरीबन 6 महीने। तो एक कैमरामैन को हमने, जो कैमरामैन हमारा टॉप बेस्ट कैमरामैन होता था ना, उसको हमने रखा होता था जनरल शॉट्स के ऊपर जो मुझे चाहिए होते थे, जिसको हम इंसर्शंस के लिए। तो मैंने उसे एकदम ये हाथों के शॉट तब हमने लिया था कि जब भी कोई ऐसा बंदा इमोशनल होगा या ऐसा सवाल होगा जो उसके लिए अब्रप्ट होगा, तो उसका कोई ना कोई बॉडी रिएक्शन आंखों से और इससे आएगा। आंखों में मैंने उसका बीसीयू रखा था, ठीक।
तो आज भी मुझे प्रोडक्शन अगर मैंने 2012 में फिजिकली प्रोडक्शन छोड़ दी थी, मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने अब अपना जियो छोड़ा है। 2024 है, 12 साल के बाद भी आज भी मैं कोई डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ, रूल्स वही चल रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि जब हमने बताया कि हाथों की इंसर्शन होती है, अब हमारा हर कैमरा मैन हाथों की एवी इंसर्शन लाके बैठा है, कोई जरूरत ही नहीं है उस इंसर्शन की। और जो एडिट पे बैठा होगा लड़का एडिटर, वो जब उसको कोई इंसर्शन नहीं मिलेगा, ठक करके हाथ की इंसर्शन मार देगा, क्योंकि उसको वो ट्रांसफर नहीं किया गया नॉलेज के। अगर आपने ओवर द शोल्डर मुझे चाहिए थी तो उसकी क्या रीजन है, जब मुझे अगर हाथों की इंसर्शन चाहिए थी उसकी क्या रीजंस हैं। बेसिकली शॉर्ट्स कुछ बता दिए कि 5 6 7 और शॉर्ट्स है, और आप कैमरामैन को हमने बताया, कैमरामैन बल्कि कैमरामैन आते वाले प्रोड्यूसर को खुद दस जगह पाए ने, मैं दस दस शॉर्ट कैसा लग देने। फिर ये बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया। हमारा लड़का जो मैं पढ़ाता हूँ, जब वो पढ़ के निकलता है तो उसको पहले तो कोशिश होती है कि मैं एंकर बन जाऊँ, पहला लड़का हो लड़की हो, नहीं बन सकता तो मैं प्रोड्यूसर बन जाऊंगा। चलो ठीक है, बन जाओ। और वो अगर अक्लमंद है तो कोई वो अच्छा पुराना कैमरामैन ढूंढेगा अपने साथ, और वो कैमरामैन एक्चुअली प्रोड्यूसर को ट्रेनिंग दे रहा हो, क्योंकि उस कैमरामैन ने अच्छे लोगों के साथ काम किया होगा। ठीक। और वाकई मैं आपको बात बताऊं कि अगर आप अपने कैमरामैन को, अगर सही वो एक्सपीरियंस आदमी है, आप उसको अगर उससे, मैं अपने कैमरामैन से मदद मांगता रहा, ये मैं नाम नहीं बल्कि ले भी लूँ तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो खुश होगा। इस वक्त जो उसका अल जज़ीरा अरबिक का जो आपके पाकिस्तान का हेड है प्रोडक्शन का, शाहिद नदीम, वो मेरा इमीडिएट मेरा कैमरामैन रहे जब हम अफगान वॉर कवर कर रहे थे। और माशाल्लाह इस वक्त मेरे ख्याल में शाहिद नदीम साउथ एशिया का, मेरे ख्याल में पूरे एशिया में सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज उसकी जो है उनको अवार्ड मिले। बल्कि शाहिद साहब, मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि जो हमारे यहाँ पे टॉप इंटरनेशनल मीडिया के लोग मौजूद हैं प्रोडक्शन के, काइंडली आप उनको बुलाएं, जिसमें शायद नदीम का नाम हो गया, वो लड़का है अपना, क्या नाम, मैं आपको लिस्ट दूंगा, ठीक है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में टेलीविजन प्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया। आप कभी नवाब कैफी साहब को बुलाएं, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट इनिशिएट, और पीटीवी उनसे खरीदा करता था। ठीक। मैंने नवाब कैफी साहब के साथ काम किया, तकरीबन 3 साल काम किए। और वो लोग कहते हैं कि नवाब कैफी साहब से 3 दिन काम कर लिया हो ना तो वो प्रोडक्शन में मार नहीं खाते। तो यही मैं बता रहा था कि मेरा टीवी के साथ जो पहला राब्ता हुआ ना, फिजिकल राब्ता, वैसे तो टीवी में बचपन से कोई ना कोई प्रोग्राम में आता था, वो सारे कहते हैं ना मैं बचपन से शौक था, लेकिन जो मेरा पहला राब्ता हुआ वो हुआ जब अपना अपलिंक करवानी होती थी अपनी कैसेट्स, तो हम पीटीवी में आके अपना अपलिंक कराया करते कैसेट, क्योंकि उस जमाने में सैटेलाइट की सहूलतें सिर्फ पीटीवी के पास थी। मैंने आपको बैकग्राउंड इसलिए बताई है कि प्रोडक्शन एक ऐसी चीज है कि जिसमें मेरा ख्याल है कि अगर कोई रूल नहीं रहा है, लेकिन डजंट मीन कि रूल्स आर नॉट देयर, रूल्स आर देयर। अब मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ, रूल्स आर देयर, आप माने ना माने, फॉलो करें ना करें, आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। और वो हो सकता है कि 1 मिलियन to 2 मिलियन आई बॉल भी ले लें, और हो सकता है कि अच्छी की हुई प्रोडक्शन 10,000 आई बॉल भी ना ले सकें, क्योंकि प्रोडक्शन करते हुए मोनेटाइजेशन नहीं होती थी। ये बीबीसी वगैरह, ये आपको पता है, ये सारे स्टेट रन अपना टेलीविजन चैनल थे, इन्होंने चीजें बेचनी नहीं होती थी, इनको पैसे मिलते रहते थे जैसे पीटीवी को मिलते हैं, इसलिए वो फोकस होकर टॉप ऑफ द क्वालिटी चीज निकालते थे, क्योंकि कॉस्ट कोई इशू नहीं था, खरीदना बिकनी है कि नहीं बिकनी है कोई इशू नहीं था। ये काम पीटीवी ही करता रहा। और आपके जो पुराने दोस्त बैठे हुए पीटीवी के, शायद उनको नाम एक याद हो, नरगिस हाशमी साहब। मैंने पाकिस्तान में अगर किसी से कोई चीज सीखी है, पता नहीं अब अल्लाह उनको जिंदगी दे, अगर वो जिंदा है तो, हाँ रख, आप फिर मुझे उस दिन बुलाते ना। मैंने नरगिस हाशमी साहब से, मेरा बहुत मैं उस जमाने में मैं हेड कर रहा था, मीडिया हेड कर रहा था पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, पीटीडीसी का प्रोडक्शन, वही डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। मेरी नरगिस हाशमी साहब से पहली मुलाकात उन दिनों में, और बहुत रेयर मुलाकात हुई क्योंकि वो भी बहुत बिजी होती थी, मैं भी होता था, लेकिन जब भी मैं उनके पास बैठा हूं ना, जितनी उन्होंने गुफ्तगू की मेरे लिए वो एक ऐसा लेक्चर था जो मैंने जिंदगी में इस्तेमाल किया। और पीटीवी से ही मैंने स्टॉक शॉट्स उठा के
मुशाहिद साहब होते थे हमारे मिनिस्टर, उन्होंने यकदम बम फोड़ा हमारे पर कि जी क्योटो कॉन्फ्रेंस आ रही है और उसमें हमें डॉक्यूमेंट्री सबमिट करनी है और आगा साहब आप इसके जिम्मेदार हैं। ठीक है, मैं कहा सर, कहते आगा साहब 15 दिन लगे ने टोटल 10 दिन ताड़े को लगे। मैं कहा सर डॉक्यूमेंट्री 10 दिन ਦੇ तो वो तो टेक्स्ट नहीं लिखे आंदा जिन्हों सी कहते स्क्रिप्ट भी नहीं लिखे आंदा, कहते मैंने नहीं पता। मैं कहा अच्छा जी। एक लड़का होता था आपके पीटीवी, पता नहीं अभी भी वहां पे है कि नहीं, जहीर उसका नाम था, वो था उसमें रेफरेंस में। ही हैड बीन वेरी यूजफुल फॉर मी। मैंने उसको कहा कि मुझे ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मुझे ये चीजें चाहिए। उसने कहा सब बेफिक्र हो। और फिर वो इनके रेफरेंस सेक्शन के बीच में, उस जमाने में वो टेपें पड़ी हुआ करती थी। सर हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई इन सर्च ऑफ बुद्धा, और वो डॉक्यूमेंट्री को पहला अवार्ड मिल गया क्योटो में। ठीक, क्योंकि पीटीवी की स्टॉक शॉट से निकली हुई प्रोडक्शन इतनी को अच्छी थी, इतनी को अच्छी थी कि ना मुझे स्क्रिप्ट लिखने में प्रॉब्लम हुई, ना मुझे एडिट करवाने में प्रॉब्लम हुई। उसमें स्पेस थी, एडिट की भी स्पेस थी स्टॉक शॉट्स में। ठीक है, मुझे नामों का प्रॉब्लम हो गया। वो जार मोहम्मद कासी शायद उनका नाम होता था, एक बहुत दूर मोहम्मद कासी। जब भी मैंने डॉक्यूमेंट्रीज निकलवानी शुरू की नॉर्थ की और बाकी चीजों की, हिस्ट्री की, तो हर जगह मुझे नजर आया कि इस दूर मोहम्मद साहब ने ही काम ज्यादा किया हुआ। कहने की बात यह है कि ये बात मैं आपको बता रहा हूं तकरीबन 27-28 साल पुरानी, और वो पीटीवी के पास स्टॉक पड़ा होगा मेरे ख्याल में 30-35 साल पुराना। पीटीवी हैड बीन आप फ्लैगशिप ऑफ प्रोडक्शन इन पाकिस्तान, अगर आप लगा दे तो पीटीवी हैड बीन ए फ्लैगशिप ऑफ प्रोडक्शन इन पाकिस्तान। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने आप को हल्का ना लें, और जो भी जो प्रोडक्शन में आया आदमी, चाहे वो उससे पहले वो कैमरामैन था या इवन केबल मैन था, वो हमारे यूनिवर्सिटी से निकले हुए सो कॉल्ड प्रोड्यूसर से बहुत बेहतर होगा, क्योंकि उसको आप कहते हैं वो रट से निकला हुआ है। हमारे आप प्रोड्यूसर को तो आप देने किसी प्रोड्यूसर को कि यार ये केबल मुझे जो है वो पैक करके दो, तो केबल भी नहीं पैक कर सकते। और हमारे लिए मशहूर था, क्योंकि हम लोग जब जर्नलिज्म से आए, इसमें प्रोडक्शन में आए, हम लोगों से बोला मैं अपनी सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तलत की बात कर लेते हैं। तलत भी कैमरा उठा के यहाँ पे कैमरा रखे कवर करता है, कृष्णा मानपुर की बात कर लेते हैं, अनीता प्रताप की बात कर लेते हैं, जो अपना ज्योति मिश्रा की बात कर लेते हैं। ये सारे लोग अखबारों से जब निकल के टीवी में आए तो हमारे लिए एक लफ्ज था, फ्रॉम रिपोर्टर टू पोर्टर। लिखें जरा, फ्रॉम रिपोर्टर टू पोर्टर। पोर्टर कौन सा होता है? PORTER वाला, सामान उठाने वाला। और रिपोर्टर अपने आप को बादशाह समझता है, भाई मैं रिपोर्टर। उसको यकदम अपना किरदार बदलना पड़ा, और वो अपना कम से कम अपने कैमरा मैन के साथ ट्राइपॉड उठा के उनके साथ आता है, वो पोर्टर बन फ्रॉम पोर्टर। और वही लोग सक्सेसफुल हुए, और उन्होंने ही अपना नाम पैदा किया। सो अगर आप प्रोड्यूसर्स में से बेस्ट प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, तो आपको पहले तो अपनी बात है ये अभी शायनेस निकालनी पड़ेगी कि मैं प्रोड्यूसर हूं। नो, यू आर प्रोड्यूसर बिकॉज यू आर प्रोड्यूसिंग योर documentary or your product, meaning by you are the mother of that. You are basically, you are giving a birth to something. So birth की जो पेन होती है, वो एक रिपोर्टर अगर प्रोड्यूसर में नहीं है तो उसकी क्वालिटी कभी अच्छी नहीं आएगी। और जो मेरी डॉक्यूमेंट्री आप लोगों ने अगर कभी देखा हो, मुकदमे का कत्ल, जुल्फकार अली भुट्टो, जो उसको सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अटैच भी किया था, दिस वाज माय डॉक्यूमेंट्री, प्रोड्यूस्ड बाय मी, स्क्रिप्ट बाय मी, एंड अपना रिसर्च बाय मी। वो तीनों काम उसमें मैंने किए थे, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं कोई जिंदगी में कोई ऐसी प्रोडक्शन निकाल लूं जो कि मेरे बाद भी जिंदा रहे। तो एक तो पितस बुखारी साहब की, और बल्कि तीनों को अवार्ड मिला हुआ है। ये भुट्टो के मुकदमे का कत्ल और पितस बुखारी साहब की बुखारी मैं ना भूलूंगा। और सबसे जो मुझे पर्सनली जो पसंद है, मुकदमे का कत्ल तो बहुत पॉलिटिकल चीज थी ना, उसमें मेरे पास खेलने को कुछ नहीं था,
क्योंकि वो एक वाकया हो चुका हुआ था, मैंने उसको थोड़ा सा रीएनेक्ट करना था, फिर मैं बैक टू बैक जिसको कहते हैं कट टू कट इंटरव्यूज थे। इसमें मुझे खेलने का मौका मिला था, वो थी रवायत पसंद बागी, और वो थी इसकी अपना फैज अहमद फैज साहब के ऊपर, जिसका आखिरी शॉट मैंने सलीमा हाशमी के क्लोज बीसीयू पे लिया था। जब वो मैंने सवाल पूछा कि बाबा याद आते हैं, अब्बा याद आते हैं, कहती क्यों नहीं, और उसके आंसू निकलने शुरू हो गए। वो मेरा एंड शॉट था, वहां मैंने डॉक्यूमेंट्री खत्म की थी। और आज तक मुझे सलीमा कहती है कि तूने ज्यादती की थी मेरे साथ, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि मैंने दूसरा कैमरा मेरा किधर है। चूंकि वो बड़ी औरत है और उसकी आंखों से इस तरह आंसू निकलने, वो मुझे उससे जैसे खत्म हुई उसने मुझे फोन करके दो बातें की। उसने कहा एक तो मुझे इकरार, एक तो तूने अब्बा को टोपी पहना दी है, और दूसरा तूने मेरे से ज्यादती की, मुझे नहीं पता था तू इतना क्लोज पे मेरे चेहरे पे है। मैं क्या मैडम जो कहती है मैं हाजिर हूं सजा के लिए। कहती नहीं तुम कल आओ मेरे पास। मैंने कहा ठीक। क्योंकि एक अब्बा को जो टोपी पहना दिया से मुराद ये है कि आप फैज अहमद फैज को एक बहुत लिबरल आदमी, एथीस्ट, कैरिया के तौर पे देखते हैं। फैज ऐसा था ही नहीं। फैज तो वो आदमी था कि जिसने एक दफा कहा कि मुझे जिंदगी में दो दुख रहेंगे मरने दम तक। एक, मैं क्रिकेट नहीं खेलना बोल सका क्योंकि मुझे बहुत शौक था, लेकिन माँ मारती थी। और एक, मैं कुरान नहीं पढ़ सका, मैं हिफ्स नहीं कर सका क्योंकि मेरी आंखें सूज जाती थी। वो था फैज, वो मैंने इस्तेमाल किया है, उनका वो ऑडियो मैंने उस डॉक्यूमेंट्री में इस्तेमाल की। और फैज साहब से किसी ने पूछा कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा काम क्या किया, तो उन्होंने कहा कि इकबाल के पूरे काम को रिप्रोड्यूस करना और डॉक्यूमेंट करना। जब वो थे वहां पे उर्दू अदब वगैरह बोर्ड वगैरह में थे, यहाँ पे कहा जाता जी इकबाल दो एक मुसलमान शायर है, तो फैज दो एक दैरिया है, तो ये दोवां दा तल्लक की है। और एक बात उन्होंने एक जगह और कही थी इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि जी आप आपके लोग आके कहते हैं कि आप एथीस्ट हैं। उन्होंने कहा कहने दो। उन्होंने कहा सजा जजा सब यहीं पे होके सुनी है, कभी पढ़ी है? उसकी तो सारी इस्तिलाहात और इस्तारे मैंने कुरान पाक से उठाए हैं। हम देखे हैं, हम देखेंगे पूरा का पूरा कुरानी आयात का कहते हैं, मैंने उसी में तो सारे इस्तारे उठाए हैं। अब मुझे कह रहे हैं कि मैं एथीस्ट हूँ, क्योंकि शायद फैमिली को कोई आई मीन एक आदमी जिसके ऊपर एक पोर्ट्रे बन गया हो कि जी वो एक चीज है, और जब आप उसको उसकी ही स्टोरी पे और डॉक्यूमेंटेड स्टोरी। फिर उनका मेरे से एक चीज फंस गई उनकी छोटी बेटी की, कि उन्होंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया था उर्दू में, और उनकी पीएचडी का जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हो गई थी। वो मेरे पास आ गई थी एप्लीकेशन। वो अबादत डॉक्टर अबादत बरेलवी होते थे, उनके रिकॉर्ड में पड़ी हुई थी। उनकी बेटी कहती कि ये मुमकिन ही नहीं है कि उन्होंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया और हमें ना पता हो। मैंने कहा जी किए, और हमें डॉक्यूमेंट निकाले। शी वाज शॉक और शी वाज वेरी प्लीज्ड। एक ऐसा आदमी जिसको एक यूनिवर्सिटी ने ये कह दिया कि जी तू तेरी यूनिवर्सिटी तूने जो दिया है प्रियम्बल वो इस काबिल नहीं है, लेकिन वो आदमी से बड़ा शायर शायद कम ही किसी ने पैदा किया होती है। कहने की मुराद ये है दो बातें, कि एक तो हमारी यूनिवर्सिटीज हमेशा से ऐसी हैं जैसे कि हैं, इसलिए उनसे जरा दुख ना किया करें। और दूसरी बात यह है कहने की मुराद कि एक प्रोड्यूसर को कितनी मेहनत करना पड़ती है जब वो रिसर्च कर रहा होता है। मेरे पास रिसर्च, मैं हेड करता था डिपार्टमेंट को, मेरे पास रिसर्चर थे, मेरे पास असिस्टेंट्स थे, मेरे पास सब कुछ था। नो, जब कोई बहुत सीरियस काम करना होता था जिसको मैं कह रहा हूं कि आई एम डॉक्यूमेंटिंग द हिस्ट्री, मैं किसी पे एतमाद नहीं करता था, क्योंकि प्रोडक्शन मेरी है, मैं उसका मां हूं जो मैं पैदा कर रहा हूं। पीटीवी में बुरा ना मनाइएगा, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। और पाजी किसी को कैमरा मैन को कह दो यार केबल पीछे कर देगा ना, मेरा काम नहीं है भाई केबल मैन बुलाओ, ठीक है। अगर प्रोड्यूसर को कह दो कि यार जरा कैमरा पैक करना है, टाइम छोड़, मैं कैमरा पैक करा, मैं प्रोड्यूसर। इस तरह फिर प्रोडक्शन वो नहीं हो सकती है जो दुर्मुहक्कासी करता था ये है वजह। मैं ये नहीं कर रहा हूं बहुत अच्छी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन आप उससे भी अच्छी कर सकते हैं, और उस लेवल के कर सकते हैं कि आज भी बैठ के गद्दारा सिविलाइजेशन के ऊपर अगर किसी ने पाकिस्तान में काम करना है तो पॉसिबल नहीं है कि वो पीटीवी की जो स्टॉक शॉट्स है उससे उसको ना देखे, चाहे इस्तेमाल करे ना करे, क्योंकि अब शायद वो प्रोडक्शन की वो क्वालिटी ना रही हो, इस्तेमाल करे ना करे, लेकिन जनाब वो देखेगा कौन कौन सा स्पॉट है, हर स्पॉट का कौन कौन सा एंगल है, किस एंगल और किस टाइम।
आप में से प्रोड्यूसर कौन कौन से, जरा हाथ खाइए। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। आप में भाई, आप भी हाथ उठाइएगा, आप में से प्रोड्यूसर कौन है भाई? आप ये जो आप देखते हैं नीचे कैमरे को छोड़ दें, ये भाईजान आप जो कैमरे को देखे जा रहे हैं छोड़ दें। मैं पूछ रहा हूं आप में से प्रोड्यूसर कौन कौन से हाथ उठाएं जो मेरे भाई भाई दोस्त बैठे हुए हैं। थैंक यू। आप में से वो प्रोड्यूसर कौन है जो आउटडोर ज्यादा काम करते हैं या जिन्होंने काम किया है? आउटडोर वाले जो ज्यादा काम करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब देखें, यहां से काम शुरू होता था। अगर आप ये भाई, अगर इस जो मैं पॉइंट दे रहा हूं ये आपके काम आएगा। हम किसी एरिया में, पाकिस्तान से बाहर, या बाहर बहुत काम मैंने किया पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर जिस एरिया में हम जाते थे आउटडोर करने के लिए, तो अब तो आपके मोबाइल के ऊपर गूगल पे हर आपको टेम्परेचर सब कुछ पता चल जाता है, शहर शहर का क्या है और वेदर क्या है, क्लाउडी होगा कि नहीं। उस जमाने में हमारे पास ये सर्विस नहीं होती थी, आपके पास है। सो मीनिंग बाय यू शुड नॉट इन्वेंट द व्हील अगेन। हमें हर शहर का ये पता होता था जाने से पहले कि इसमें 11 बजे अपना कैल्विन्स क्या होंगे, अगर क्लियर है, अगर क्लाउडी नहीं है। 3 बजे कैल्विन्स कितने मुझे मिलेंगे, 4 बजे कितने मिलेंगे, 5 बजे कितने मिलेंगे, ठीक है। और हेज सुबह कितने बजे तक रहेगा, और लास्ट शॉट में कितने बजे ले सकता हूं, और किस साइड का ले सकता हूं, नॉर्थ का ले सकता हूं, ईस्ट का ले सकता हूं, वेस्ट का ले सकता हूं। अगर आपने कभी काबुल कवर किया हो तो आपको पता है काबुल पहाड़ों के अंदर एक प्याले के अंदर है। बाहर यानी कि अभी पूरी रोशनी होती है, 4:30 बजे होते हैं, बाहर पूरी रोशनी होती है, सूरज 7:30 बजे डूबना होता है। लेकिन 4:30 बजे के बाद आप काबुल के अंदर कोई अच्छा शॉट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सूरज छुप चुका होता है पहाड़ों के पीछे, ठीक। तो ये काम कहने मैं मुझे पता है आपको ये सारी बातें पता है, मैं कोई शायद नई बात ना कर रहा हूं। लेकिन जब आपने अपनी डायरी बनानी है जिसमें आपने शूटिंग लिस्ट लिखनी है, देखिए आप उठाते हैं, कैमरा खोल लेते हैं। हमारे जमाने में, जिससे फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा हूं, फॉर एग्जाम्पल माइकल टिकनबर्ग हो गए जो डॉचे वेले में होते हैं, ठीक है, डॉक्टर हॉवर्ड हो गए जिनसे जो बीबीसी को जो पढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने डॉचे वेले की भी ट्रेनिंग ली हुई है, बीबीसी की भी ली है, अल जजीरा को तो होनी थी क्योंकि मैंने वहां नौकरी करनी थी, तो वो तो करवाती हैं इन हाउस, और अबू धाबी टीवी भी। वो ये कहते थे कि जी आपने कैमरा खोलना ही नहीं है, क्योंकि उस जमाने में मैं बता रहा हूँ ना, कैमरे का एक हेड होता था और हर हेड की एक उम्र होती थी। ये 1 लाख घंटा चलेगा, ये 50,000 घंटे चलेगा, और उसकी हेड की कीमत उतनी होती थी जितनी आलबो से कैमरे की होती थी। तो हमें तो ये इजाजत ही नहीं थी कि आप कैमरा खोलने ठग करके, पहले आप मुझे शूटिंग लिस्ट तो दिखाएं। हमारा पूछता था बॉस क्या लें या सीनियर क्या लें, अच्छा शूटिंग लिस्ट दिखा दी। अच्छा ये शूटिंग लिस्ट के साथ रिसर्च किधर, ये शॉट तुम ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो सर, ये देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अच्छा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे लिखा हुआ इंपॉर्टेंट है, अच्छा सर ये इसकी रिसर्च है। वो 2 तरीके होते थे, या तो आप स्क्रिप्ट लिखकर शूटिंग लिस्ट बनाते थे, या आप पहले शूटिंग लिस्ट बनाते थे कि ये शॉट्स यार मेरे पास वहां पे हैं जो मैं कर सकता हूं, और फिर आप उसको कोलैबोरेट करते थे उसमें अपने स्क्रिप्ट में। सो ये भी कोई बॉटल नेक रूल नहीं है कि पहले स्क्रिप्ट लिखना है और फिर शूटिंग लिस्ट बनेगी और फिर आपने जाके कैमरा ओपन करना है। ये इट कैन बी रिवर्स टू थिंक कि आपके पास शूट मौजूद है, शॉट्स मौजूद हैं, और आप उसके मुताबिक स्क्रिप्ट लिखें। लेकिन मुझे शौक था हमेशा पहले स्क्रिप्ट लिखने, क्योंकि मैं सबसे पहले मेरी रिसर्च स्ट्रॉन्ग करता था, दिल लगा के करता था, ठीक है, और उसके बाद उस रिसर्च को सामने रखे हुए मैं पहले स्क्रिप्ट लिखता था और फिर मैं शूटिंग लिस्ट बनाता। अब जुल्फकार अली भुट्टो वाले उसमें जो कुछ शॉट्स ऐसे हैं कि मुझे बाद में पीटीवी से रब्ता करना पड़ा, उनको बकायदा लेटर लिख के, क्योंकि जियो का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था पीटीवी के, तो पीटीवी वाज काइंड, एक दोस्त बैठे हुए मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने अप्रूवल की। वो भुट्टो की एक तकरीर थी, मुझे ओरिजिनल चाहिए थी, मुझे ये जो मौजूद है उसके ऊपर नहीं, मुझे उसके अच्छा शॉट चाहिए था, तो वो उसकी एक तकरीर थी, वो मैंने शॉट लगाया। तो मीनिंग बाय कि बहुत प्रोडक्शन चाहे 3 मिनट की हो या 7 मिनट की हो या फुल डॉक्यूमेंट्री हो, प्रोडक्शन मजाक नहीं है, शायद हम लोगों ने मजाक बना लिया है। और प्राइवेट सेक्टर में तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ऐसा होएगा, तनख्वाहें मिलती नहीं है, मिलती है तो बहुत कम मिलती हैं, रोटी नहीं मिलती है, पानी नहीं मिलता है,
कन्वीनियंस नहीं होती है बेचारों के पास, हालत बुरी हुई होती है जब वो स्पॉट पे पहुंचते हैं। लेकिन पीटीवी भी ऐसे हालात नहीं है। पीटीवी की प्रोडक्शन बहुत आगे होनी चाहिए और होनी चाहिए। मैंने पीटीवी में काम कभी नहीं किया, लेकिन मैं पीटीवी में रेगुलर, मेरे इन टच हूँ पीटीवी से सिंस 1995। मेरा ख्याल ये है कि अगर किसी अच्छे प्रोड्यूसर ने कोई भी चीज डिमांड की है जो कि सेंसेबल डिमांड है, उसको इनकार नहीं होता है। और पीटीवी में बहुत अच्छे लोग बैठे हुए एक दूसरे को प्रोडक्शन में सपोर्ट करने वाले। मैं इसलिए हमेशा अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह में जब भी लेक्चर देता हूँ तो मैं पीटीवी की एग्जांपल देता हूँ कि आज आप लोगों का। और सेकेंडली एक बात है, एक मिसकॉन्सेप्ट हो गया कि जी स्टेट रन मीडिया नहीं सर्वाइव कर सकेगा। भाई बीबीसी स्टेट रन मीडिया है, अपना वॉइस ऑफ अमेरिका स्टेट रन मीडिया है, इवन किसी हद तक अल जजीरा भी स्टेट रन ही है, चाहे उन्होंने एक प्राइवेट सेक्टर को आगे लाके पैसे दिलवाते हैं। स्टेट रन मीडिया नहीं बेस्ट प्रोडक्शन दी हुई, क्योंकि उनके पास रिसोर्स का मसला नहीं होता है। हमारा जियोमेट्री क्यों बंद हुआ? मालिक ने कहा बहुत पैसे लगते हैं भाई, बहुत पैसे लगते हैं, 2.5-3 लाख रुपए लग जाते हैं। 4 बंदे बैठाओ, एक 2 कैमरे लाओ, शुरू हो जाओ मुने भाई, 1 घंटे प्रोग्राम निकल आंदा है। ठीक है, गेस्ट भी खुश की जी मिनट मैं टीवी दे आ गया वहां, तो काम भी हो गया। तो ऐसे 1 घंटे वास्ते 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए 6 महीने क्यों ना दी? उन्होंने डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया। हमने कहा ठीक है, तो हम बेरोजगार हो गए। सब दे रहा, पूरा डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया। तो पीटीवी में ऐसा नहीं है। रिकॉर्डेड है हर चीज, इसलिए मैं बड़ा एहतियात से बात करूंगा। मुझे दुख होता है पीटीवी प्रोड्यूस कर रहा होगा, लेकिन इससे बहुत बेहतर प्रोड्यूस कर सकता है। थैंक यू सो मच। कोई सवाल है जो हमारे दोस्त बाहर बैठे हुए हैं दूसरे स्टेशन पे, अगर वो पहले सवाल कर लें ताकि मैं उनको ज्यादा मौका देना चाहता हूँ। ये भाई दोस्तों मेरे बिल्कुल सामने हैं, तो ओवर टू यू जो मेरे भाई बैठे हुए हैं बाकी स्टेशन के ऊपर, कोई सवाल किसी किस्म का, आई एम ओपन। सर कोयटा सेंटर से आपसे बात करना चाहेंगे। जी जी, अस्सलाम करें करें वालेकुम करें। सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जैसे आप कह रहे थे कि पीटीवी अच्छा प्रोडक्शन कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर इसमें मसला अभी ये है, पहले यहाँ पे होता था रिहर्सल रूम, जो पहले खास से पहले 1 हफ्ता यहाँ पे रिहर्सल हुआ करता था। जी जी, सुन रहा हूँ भाई, आप जी सर। प्लीज कंटिन्यू। सर तो मैं सुन रहा आजकल, हूँ। सर आजकल जो भी मिसाल यहाँ पे आर्टिस्ट आते हैं या कोई भी बंदा आएगा कि आप उनको बोलेंगे कि पहले आप रिहर्सल करते हैं, वो कहते हैं हमारे पास या इतना टाइम नहीं है, या आप लोग वो पेमेंट नहीं करते कि मिसाल मैं उसके लिए रिहर्सल 1 दफ़ा हफ्ता इसमें गुजारूं, फिर उसके बाद जो है ना स्पॉट पे चला जाऊं। तो सर ये भी थोड़ा इधर मुश्किलात है सर। बहुत शुक्रिया। मैं आपके सवाल का जवाब पहले देता हूँ ताकि फिर उसके बाद अगले अगर दोस्त मुझे बात करना चाहें। देखिए जी, जो आपने कहा है कि स्पॉट पे चला जाए, इसको हम रैकी कहते हैं, REIKY या KI दो चलते हैं। रैकी का बिल्कुल बजट होते थे और होने चाहिए, मैं इसके हक में हूँ। और जहां तक डॉक्यूमेंट्री की बात है, वो रैकी उसमें बहुत 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 फेवर करती है। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं फैज अहमद फैज की डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, तो मुझे उनका जो सियालकोट की हवेली थी उसके शॉट्स लेने थे, जो कि खत्म हो चुकी है डेफिनेटली। सबने कहा जी खत्म हो गई, तो बन गया है, अपना दुकाना बन गई है। मैं कहा यार फिर भी कुछ ना कुछ तो होगा। मैं वो गया तो मुझे उनकी वो मस्जिद जो इमीडिएटली मिल गई, यानी कि वो उसी तरह ही हालत में थी मैक्सिमम, उसके बाद उन्होंने सफेद रंग का वो लगा दिया हुआ था मार्बल। तो मैंने मस्जिद के शॉट लिए, लेकिन उन्हीं दुकानों के ऊपर तकरीबन 4-4.5 फुट का एक पीस उनकी मेन दीवार का हवेली का मौजूद था। मैंने उसको भी शूट किया, और वो मेरे ख्याल में सिर्फ हमारे पास था, किसी के पास नहीं। अब वो शायद वो भी खत्म हो गया। रैकी करनी चाहिए, ये सब चीजें मैंने रैकी में निकाली थी। अब जहां तक रिहर्सल की बात है, वो थोड़ा सा देखें, पहली तो बात है कि प्रोग्रामिंग मेरी फील्ड नहीं है, सो आई एम नॉट क्वालिफाइड टू कमेंट अबाउट प्रोग्रामिंग। लेकिन जब रिहर्सल की बात है, तो वो ऐसी कोई बात नहीं, जो भी आपका आप कह सकते हैं कि फनकार है, वो अपने घर में भी रिहर्सल कर सकता है, और मैक्सिमम जिस प्रोड्यूसर ने उसे काम करवाना वो जाकर उसके घर भी बैठ सकता है। दैट इज नॉट ए इशू। अस्सलाम वालेकुम जरूरी सर। नहीं है कि रिहर्सल में, सॉरी, जरूरी नहीं है कि अस्सलाम रिहर्सल वालेकुम। पीटीवी की बिल्डिंग के अंदर ही आके की जाए, फिर उसकी चाय चलनी होती है, फिर पान मुआए जाते हैं, वो सारा खर्चा बाद में पता चलता है पीटीवी को पड़ गया है। तो शायद पीटीवी इसका खर्चों से बचना चाहता हूँ।
रिहर्सल घर हो सकती है। रैकी में आपसे सपोर्ट करता हूँ कि रैकी के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कोयटा जी सेंटर से वालेकुम आपसे सलाम। बात करना जी सर। चाहेंगे। वलीद साबिर कैमरामैन बात कर रहा हूँ। जी अ, सर, थोड़ी देर पहले आपने एक बात की कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो जब आउटडोर रिकॉर्डिंग के लिए जाते हैं तो उनको एक ये कलर टेम्परेचर या कलर टोन या वाइट बैलेंस की जो सिचुएशन है इनके बारे में मालूमात होनी चाहिए। सर, मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ अपने दोस्तों को, यहाँ पे जो नए प्रोड्यूसर्स बैठे हैं, कि हमारे प्रोड्यूसर खासकर जो अभी काम कर रहे हैं, वर्किंग भी हैं, और ये सर टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। अब टाइम टाइम बहुत वेस्ट करते हैं सर। अभी एक कैमरामैन को पता है, अब जैसे मैं कोयटा में रहता हूँ, मुझे कैमरामैन हूँ, मुझे पता है यार 5 बजे के बाद यहाँ पे शॉट नहीं मिलेगा। वो निकलते ही टीम को लेके 5 बजे के बाद हैं, तो सर ये तो अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं? आप थोड़ा काइंडली हमारे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे लगता है कि मेरे लेक्चर का फायदा हो गया और मैं आई एम पेड। थैंक यू सो मच। इसको मजीद एक्सप्लेन करें, मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपकी बात सुन थैंक के। यू। तो सर यही मैं आपसे यही कहना चाह रहा था ना कि अब जैसे कोयटा में 5 बजे के बाद धूप ही नहीं होती, तो हमारे प्रोड्यूसर साहब निकलते ही 5 बजे हैं। तो ये बल्कि प्रोड्यूसर देख के मुझे हंस भी रहे हैं कि यार आप इस तरह की बात कह रहे हैं, तो ये बात है ठीक। पता चलता है कि नहीं रेडी। देखिए वो क्या ठीक है, लेकिन जो न्यूज़ कह रहे हैं दो बातें क्लियर कर दूं। बिल्कुल, देखिए न्यूज तो रात 3 बजे भी आ सकती है। देखिए, नहीं बात, देखिए न्यूज रात 3 बजे भी आ सकती है। इस वक्त हम, क्या मैं न्यूज के लिए आपको कह रहा हूँ कि जाके पहले टेम्परेचर चेक कर, फिर मैं कहूंगा बंदा मारी। अभी ठहर जा, अभी नहीं बंदा मारना है, पहले मैं टेम्परेचर चेक करूंगा, शॉट ठीक है, ओके अब बंदा मार। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ ना बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग रिपोर्ट। बार बार मेरे ख्याल में मैंने शुरू किया था, मैंने न्यूज प्रोडक्शन की बात नहीं की थी। आई स्टार्टेड फ्रॉम लॉन्ग रिपोर्ट, शॉर्ट रिपोर्ट। एम आई राइट और रॉन्ग? ही इज एब्सोल्युटली राइट। ये मैंने खुद देखा है, ये पीटी की और पीटीवी की बात नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में भी मेरे से बहुत सख्त झिड़के सुनती रही है मेरी टीम। शहर में पहुंचते हैं, पहली बात कहते हैं रोटी खवाओ, भूख बड़ी लगी हुई है। अच्छा, वो बेचारा जो भी लोकल होता है, कैमरामैन कहता है चलो आओ सर मैं अच्छा कढ़ाई बना दो, कढ़ाई 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 बना दो। ये नहीं करेंगे कि जो दाल रोटी है फौरतौर में मिलती है, कढ़ाई अब आधा घंटा पौना घंटा तो लेती है, मेरी कढ़ाई खानी है। वो जो ठहर जाए चाय आप चाय पिला दे, और एग्जैक्टली पता चलता है कि आज का दिन तो फारिग गया, क्योंकि शॉर्ट वो बेचारा कैमरामैन कहता रहेगा कि सर लाइट मुकती पई है, और वो गाली मैं बाहर रखी लाइट गेट नहीं। बिल्कुल आप बेटा ठीक कह रहे हैं, आई एग्री विद यू। ये बीमारी प्राइवेट सेक्टर में भी है, और इसको मैं उधर मैं आ रहा हूँ। किसी बात अब बात पे आए, ठीक है। ये जो बात लग रही है हमारा कल्चर है, ये खाली अब हम रिकॉर्डिंग जाते हैं ना, शेड्यूल होता है, ग्रुप बनने का टाइम सब 2 बजे तक टाइम निकलने का, 3 बजे का रिकॉर्डिंग का टाइम है। 2 बजे जाके हमें सबसे पहले अपने स्टाफ इकट्ठा करना पड़ता है, कैमरा मैन हो, लाइट मैन हो। अच्छा, जब उनको इकट्ठा करें, फोन करें, बुलाएंगे, फ्रेंड चीजें सारी, उसके बाद जब आ जाते हैं बंदा का हो जाता है मशरूम से हो। बिल्कुल एक कहते हैं यार मेरे को शुगर वो हो जाए, मैं रोटी में फंस के खा। बिल्कुल एक बंदे ने दिमाग पे टेंशन। अब हमारा कल्चर है ना, ये अगर 2 बजे का टाइम है तो 2 बजे का मतलब है कि आप 1 सारे काम करके 2 बजे इकट्ठे हो जाए। अच्छा, ये सारे बंदे इकट्ठे कर रहे हैं कि आधा पौना घंटा लगता है। उसके बाद ये आपको पता है ना, हमारी आदत है, हमारा कल्चर है, पता है ना आपको। उसके बाद फिर सर ये होता है कि गाड़ी नीचे तो शिफ्ट ओवरलैपिंग होती है, ड्राइवर नहीं है, वो कहता है ड्राइवर को एग्री। आपने कोई बात करनी है? सर ये कह रहा था कि हमारे न्यूज़ साइट पे इस तरह हम फ्रंट पे मेरे खाने वहाँ पे तो ये जो खाने वाला सीन है ये कैमरामैन की तरफ से होता है। वहाँ पे पब्लिक रिफ्लेक्ट बेटा बात सुनो बेटा, थैंक यू नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मैं समझ गया। दो एक्सक्यूज मी बातें हैं। सर कराची से एक सेकेंड सॉरी सर भाई, क्रॉस टॉक ना करें, मैं सेकंड क्रॉस कर रहा टॉक। हूँ एक सेकंड ठहरो बेटा, मैं आई सेकंड एग्री करना विद चाह बोथ ऑफ यू। अच्छा, अब दो बातें मैंने खुद देखा है। एक बात आपने, बाकी आपकी सारी बातें ठीक है, एक दो बात है कि हमें आपने बताया, तो उसका ये है कि फिर आपने जो कॉल टाइम देना है ना, उसमें चीजें अपनी रख लिया करें। मैं जब मैं कराची में जाकर काम करता था ना अपना जियो के लिए, तो मैं कोई कॉल टाइम मेरा नहीं ज्यादा फर्क होता, हाफ एन आवर, क्योंकि वो लड़के वहां पे वो, जब भी मैं लाहौर से आके यहाँ पिंडी काम करता था ना, मैं 2 घंटे का कॉल टाइम गलत बताता था। ठीक है, मुझे पता था ये क्यों होनी।
पहली बात, ये आपका काम। आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, बैग। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, बेबी लाइट समटाइम पता होता है बीच में नहीं पड़ी हुई है। सर, ये जिम्मेदारी प्रोड्यूसर की है कि वो निकलते हुए कैमरामैन को कहे मुझे अपना बैग दिखाओ, और किसी कैमरामैन का ये हक नहीं होना चाहिए कि वो उससे पूछे क्यों। ठीक, अब तो केसेट्स खत्म हो गई हैं, डीवीज खत्म हो गई हैं। सबसे बड़ा क्राइसिस होता है डीवी का। पता चलता सी कि डीवी लैके दो गया सी मुगई ने, और परेशानी घबराहट दे विच ਜਿਹੜੀ ਡੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰ अपना दोबारा रिकॉर्डिंग कराती हैं। अब तो डीवीज नहीं रही, लेकिन ये जिम्मेदारी प्रोड्यूसर की है। जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी, आई एम सॉरी मैं लफ्ज वापस लेता हूँ, जिम्मेदारी ये कैमरामैन की है, लेकिन प्रोड्यूसर क्योंकि वो मदर है, वो रिस्पॉन्सिबल है और उससे जवाब देना है। ये उसकी जिम्मेदारी ही अपनी समझे कि वो क्या पाई मोनी वाली कैमरा अपना बैग खोल के वो खा हर चीज। एक और सबसे बड़ा गंद जो पाकिस्तान के कैमरामैनों को है, बुरा ना मनाए, मुझे माफ करे, जान की मान पाऊं तो अर्ज करूं, शायद ही किसी कैमरामैन को शौक लगा कि मैं हेडफोन ला के रिकॉर्डिंग करा। लख को वो पाई ग्लिच आ सकता है, देखो ना, ये देखो जा रही है ना, देखो देख लो, ठीक है ना, मुझे डीवी दिखाना शुरू कर रहे हैं सर, डीवी जा रही है सर, ठीक है। ये पैदाइशी प्रॉब्लम है। तो बीइंग ए प्रोड्यूसर, हाथ जोड़ दें आप कैमरामैन के, ऐसे मेरे हाथ कैमरामैन के जोड़े, अब भाई तू बिल्कुल ठीक है ना, हेडफोन ला रहा है, ठीक है, क्योंकि नेक माइक लगाया हुआ है या माइक की तार जा रही है, कोई बंदा है चलता है, हल्की सी ग्लिच आनी शुरू, चिक 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 चलती रहती है, तो किसी को वो डीबी तो शो करेगा अपनी क्वालिटी, तो आपकी आ ही नहीं रही है वो जो आपको चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, और उसके अलावा किसी दोस्त का सवाल? आई एम ओपन, सॉरी, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, आप दोनों का, कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें, और उन भाई का भी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई बाहर से दोस्त जो बाहर बैठे हुए हैं। थैंक यू सर, आपने क्लियर कर दिया यही कि मतलब कॉल टाइम जो है ना वो अर्ली दिया जाए, चाहे वो थैंक यू, 2 घंटे थैंक यू। का और कोई दोस्त क्वेश्चन करना चाहे? जी सर, अस्सलाम वालेकुम, दिलावर साहब मुल्तान से बात कर रहा सारे हूँ। मेरे यार बैठे हुए हो। हाँ जी जी जी, मुल्तान से भाई बताइए। जी सर, ये आपने बात की है कि प्रोडक्शन के हवाले से, काइंडली थोड़ी सी ये रहनुमाई फरमा दें कि जो न्यूज़ प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन को किस वे में देखता है, क्योंकि प्रोडक्शन की प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, ये मैं पढ़ाई की नहीं और समझाई भी गई, लेकिन न्यूज़ प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन में किस वे में उसको देखना चाहिए कि आया कि अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपना वर्क इसमें परफॉर्म कर सकता हूँ, तो इसके बारे में सर थोड़ा सा गाइड कर दे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है, और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो शायद वैसे मैंने आपको बताया कि मैं न्यूज प्रोडक्शन में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपका सवाल, क्योंकि मैंने न्यूज प्रोडक्शन बहुत की है, कुछ 6 साल की है, तो आपके सवाल में मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक चीज शायद भूल जाता, वो मैं आपको बताने लगा हूं। देखिए, न्यूज के बीच में टेक्निकली स्पीकिंग कोई प्री प्रोडक्शन नहीं है भाईजान, तो कोई नॉन पोस्ट प्रोडक्शन का टाइम होता जी, एट इज ए न्यूज इज ए प्रोडक्शन। सो जब भी कैमरा मैन ने काम करना है और प्रोड्यूसर ने काम करवाना है, तो उस पर एक बहुत खूबसूरत, एक मुझे माइकल टिकनबर्ग ने, क्योंकि वो इंडिया में भी उसने बहुत काम किया था, तो उसने मुझे एक मिसाल दी थी। मैं हैरान हो गया था, मैंने पूछा था मिसाल तेरे को कितों आई है, तो उन्होंने कहा मैं इंडिया रहा वहां 2 साल, मैं उत्थे मैं डॉचे वैले का, बल्कि आजकल भी वो माइकल टिकनबर्ग मेरे ख्याल में साउथ एशिया का अब तो हेड हो गया हुआ है। उसने मिसाल दी कि आप लोग सड़क पर खड़े होकर टूटियां खोल के पानी भरते हैं, तो टूटी में अगर पानी पीछे से नहीं आ रहा होगा तो आपका गिलास क्या भरेगा? तो उससे मिसाल दी, टिपिकली, अब ये मैं न्यूज की बात कर रहा हूं भाई, न्यूज के कैमरामैन को शॉट्स लेते हुए इतनी स्पेस देनी है, एडिट मिल जाए, ठीक है, और उसके अलावा इंसर्शंस मिल जाए, और अगर यकदम फैसला कर लेता है न्यूज एडिटर कि ये रिपोर्ट 9 सेकंड की नहीं जाएगी, इसको यार 3 मिनट की बना दो,
तो इतनी स्पेस उसके पास, आपके पास इतना शॉर्ट पड़ा हो, स्टॉक में पड़ा हो कि आप उसको 3 मिनट तक खींच लें, इंस्टेंट की जो अब हम हमें करना पड़ता है, स्टिल तस्वीरें ला के दिखा रहे हैं, ठक 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 ठक, हैरान होना। और भाई पूरी डॉक्यूमेंट अगर मैं 2 बार स्टिल में लगा देना ना, 2 स्टिल, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਹੈਡ ਸਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਇਕਰਾਰ, why you are using again and again these stills। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 8 ਲਾ ਦਿਓ, हर 30 सेकंड के बाद एक स्टिल ला दो, बीच पा दो, क्योंकि जी वो दिखाना तो है ना। क्यों? कसूर किसका है? कसूर आपके एडिटर का नहीं है, कसूर कैमरामैन का और प्रोड्यूसर का, जो उसके पास अपना इतनी कम लेकर आए फुटेज, उसमें से वो निकाले क्या बेचारा। अब उसने तो टाइमलाइन पूरी करनी है ना, आपका जो आपने उसको वीओ दी है उसने वो तो कवर करना है, पूरा करना है ना, अपनी नहीं करना ऑडियो को। वो क्या करेगा? वो इधर उधर खट तस्वीर वो जी समटाइम ऐसी कोई तस्वीर ला दोगे जो कॉपीराइट होगी तो पता चलेगा कि तुहानू नोटिस भी कर देता है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। हमें इसलिए कहते हैं ना कि न्यूज का जो कैमरामैन होता है वो उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है फिजिकली, ठीक है। और ये मैं अनऑफिशियली एक बात आपको कह रहा हूं, अनऑफिशियली। देखिए न्यूज का जो कैमरामैन है ना, उसको काम करते हुए ये सोचना चाहिए कि मेरे साथ जो प्रोड्यूसर आया हुआ है ना, उसको मैंने हेल्प करना है, ठीक। मैं कुछ कहना और चाह रहा था जो कि मैं सेंसर कर गया हूं, ठीक है। तो हेल्प करना है, तो फिर तो दोनों जाएंगे बच, क्योंकि अगर कोई बड़ा काम बढ़ गया तो फिर दोनों को बुलाया जाएगा। प्रोड्यूसर को कहा जाएगा कि रिपोर्ट ठीक नहीं है, शॉट्स कम थे, वो कहेगा जी मैंने कैमरा मैंने काट देते, कैमरा मैन कहेगा मैंने क्या ही नहीं कैमरा को, ये जो जो कहता रहा मैं करता रहा। एक अजीब सी, उसका कोई एंड नहीं होगा उस गुफ्तगू का, ठीक। तो कैमरामैन जो हमारे हैं न्यूज के भाई, आपने फिर मैं बहुत लफ्ज सेंसर करके बोलना चाहता हूँ ना, आपने अपने पे ज्यादा इत्मीनान करना है और अपने एडिटर की रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए आपने शूट करना है। इससे ज्यादा मैं आपको अनसेंसर्ड गुफ्तगू नहीं कर सकता हूं। बाकी आप मेरी बात समझ ही गए होंगे कि यू डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी, यू ट्रस्ट योरसेल्फ, यू आर हियर टू डू एवरीथिंग। हमारे पास टाइम कितना है? 5 मिनट्स। जी 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 जी। सर रिपोर्ट, हाँ। डॉक्यूमेंट्री, कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्री और डॉक्यूमेंट्री फिल्म, सर इसको अलग है। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। मैंने आपको पहले बताया है, शुरू में बता दिया था कि हमारी ये इतनी फास्ट पेस हो गई है कि ये हमारी टर्मिनोलॉजीज बदलती जा रही हैं और कोई टर्मिनोलॉजी कहीं ठहर नहीं रही है। जिसको हम एक जमाने में स्टैंड अप कहते थे, फिर आप लोगों ने बीपर कहना शुरू कर दिया, उसको कोई मेरे ख्याल और नाम हो। जो शॉर्ट रिपोर्ट है, दिस इज फ्रॉम 3 मिनट टू 7, लेस देन 7 मिनट्स, बट दिस इज शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ऑल्सो। शॉर्ट रिपोर्ट को यूरोप में शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी कहते हैं अगर वो 4 मिनट से कम हो, ठीक है, सॉरी 4 मिनट से ज्यादा हो तो वो उसको शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी कहते हैं। लेकिन ये कोई देखिए मैं वही कह रहा हूं, आपका 3 मिनट का काम ऐसा होना चाहिए कि अगर कभी किसी और डॉक्यूमेंट्री बननी है उसी इशू पे 30 मिनट की, आपका स्टॉक शॉट उसमें इस्तेमाल हो। जैसे मैंने आपको दूर मोहम्मद कासी की मिसाल देके बताया है, ठीक है। वो मैंने उनके स्टॉक शॉट्स निकलवाए थे, मैंने उनकी डॉक्यूमेंट्री नहीं निकलवाई थी, स्टॉक शॉट्स इतने थे। और जब मैंने उनकी 1-2 डॉक्यूमेंट्री बाद में मुझे दिखाई, उसी लड़के ने, ज़हीर साहब का नाम था, तो जो उन्होंने इस्तेमाल किए हुए थे उससे कई ज्यादा थे। तो हमारे यहाँ पे एक बड़ा गंद हो गया है प्राइवेट सेक्टर में कि जी 90 सेकंड की रिपोर्ट, 90 सेकंड की कोई रिपोर्ट नहीं होती थी। ये किसने शुरू किया है मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ, और मेरी बड़ी फाइट हुई थी इस इशू पे जब ये पाकिस्तान में 90 सेकंड की रिपोर्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये होती थी सिर्फ, ये बीबीसी में होती थी। क्यों होती थी? पूरी दुनिया से उसके पास खबरें आ रही होती थी, इसलिए वो कहते थे कि 90 सेकंड में आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप न्यूज रिपोर्ट कर सकते हैं। और आखिरी बात, टाइम खत्म हो गया है, मुझे एक गिला है, मुझे दुख हुआ, ये अभी व्हाइट केन डे गुजरा है, ठीक, नाबीना भाइयों का दिन। मैंने पाकिस्तान के पूरे किसी मीडिया पे भी 6 मिनट की या 4 मिनट से अबव की रिपोर्ट नहीं देखी।
क्यों? क्योंकि मुझे क्यों दुख हुआ है? इसी व्हाइट केन डे के एक डॉक्यूमेंट, एक आर्टिकल के ऊपर मुझे जिंदगी ने मौका दिया था कि एक नाबीना को स्वीडन से इलाज करवाने का। 1997 सॉरी 1994, जब मैं अपना उसमें था, फ्रंटियर पोस्ट लाहौर में था। क्या कर रहा है आपका मीडिया ने? आप बैठे हुए सारे, मुझे बताएं, बनाइए किसी ने व्हाइट केन डे पे रिपोर्ट? कोई 4 मिनट की रिपोर्ट लोगों को रुला देती है। लेना आप एक बच्चा, सॉरी आपको मैं टाइम ले रहा हूँ 5 मिनट, ले एक बच्चा जो व्हाइट केन, जो अपना नाबीना है और कोई बेचारा काम करता है कुर्सियां बुनने का, चले उसके ऊपर ओवर द शोल्डर चलाएं उसको, शॉट लें उसके, क्यों कैसे घर से धुआं निकलता है, छोटी छोटी गलियों में से निकल के दुकान पे जाके, जिससे वो बैठते हैं और वो बुनना शुरू करता है रात को, जिसको पेमेंट मिलती है, जो उससे वो रात को वापस जाता है घर में अपने माँ बाप को देता है। थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं इंसानियत के लिए, और आप करें, करते नहीं है, मैं नहीं कर रहा, नहीं करते हैं, इससे ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दी है, क्योंकि पिछले हफ्ते का वाकया है। मैंने पाकिस्तान में स्पेशल लोगों के ऊपर रिपोर्टें बनना खत्म हो चुकी। हम सिर्फ बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर ने फाड़ लो, फेडरल मिनिस्टर ने फाड़ लो, वो बड़ा आदमी उन्हें फाड़ लो बस। सोसाइटी के लिए हम क्या कर रहे हैं भाई? थैंक यू सो मच। मेरे जो दोस्त बाहर बैठे हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छे सवाल किए, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो आई एम finished, my time is finished, I am not finished, okay, I can be here for 4 hours also, क्योंकि 3 घंटे का हमारा लेक्चर होता है यूनिवर्सिटी का, और यूजुअली मैं बैक टू बैक 2 लेक्चर देता हूँ 6 घंटे के, तो सॉरी। हाफिज। थैंक यू वेरी मच आगा इकरार साहब। यकीनन आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा और काफ़ी क्वेश्चन भी किए आपने। तो अभी हमारे आज के लास्ट स्पीकर, और जिनके तारुफ करवाने से पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बताऊं। पिछले दिनों हमारे यहाँ पे एकेडमी में टीवी प्रोड्यूसर्स और बाकी रिपोर्टर्स और बाकी दूसरे स्टाफ के लिए जो है वो एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो तब भी बड़ा एक ज़बरदस्त लेक्चर मकसूद शाहीन साहब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे दिया, और फिर हमने दोबारा से इन्हें वही टॉपिक दिया, लेकिन फिर वो हमें ये ज़्यादा मुनासिब लगा कि बहुत सारे लोगों के डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि मकसूद साहब जो है वो अमेरिकन एम्बेसी में जॉब करते हैं, और बड़ी अच्छी और सीनियर पोस्ट पे बड़े अरसे से वहाँ पे काम कर रहे हैं। आपके माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये लेक्चर। तो मैं ज़्यादा इसमें रुकावट नहीं डालूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मकसूद शाहीन साहब से कि वो आएँ और अपना लेक्चर स्टार्ट करें। इट्स ओवर टू यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बस यकीनन अभी आखिरी लम्हात में आप बड़े थके थके से लग रहे हैं आफ्टर लिसनिंग सो मेनी पीपल एंड सो मेनी लेक्चर्स। सो हमारा जो आज का, कैन यू प्लीज टर्न ऑन माय प्रेजेंटेशन? बड़ी दूर है। अच्छा, सो प्रेजेंटेशन तो बेसिकली हमारे बुलेट पॉइंट से लिखे होते हैं हमने टॉकिंग पॉइंट्स के लिए, लेकिन ये जो आज का प्रोग्राम है हम दोनों टुगेदर लेके चलेंगे। तो मेरी प्रेजेंटेशन का जो टाइटल है वो है अनलॉकिंग योर पोटेंशियल, फ्री मीडिया ट्रेनिंग रिसोर्सेज। सो हर इंसान में कोई ना कोई पोटेंशियल है। कुछ चीज़ें हम खुद लर्न करते हैं, कुछ चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, कुछ चीज़ें हम स्कूल से या कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से लर्न करके आते हैं। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं तो ऑल लर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, कैपेसिटी इन्हेंसमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दोज आर नाउ ऑन योर शोल्डर। नो वन इज गोइंग टू टीच यू एनी मोर। ये ट्रेनिंग्स जो हैं ये पार्ट एंड पार्सल होती हैं, कैरियर का चलती रहती हैं, बट
द इनिशिएटिव, लर्निंग इनिशिएटिव जो होता है, that is you who take this initiative. So learning from starts from you. ये जितनी भी आप क्वालिफिकेशन लेके आए हैं या आते हैं प्रोफेशनल कैरियर में, दे आर जस्ट एंट्री पॉइंट्स, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद आपके कैरियर का हर लम्हा सीखना, ऑन द जॉब लर्निंग, ये सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आप पे है आप ना सीखें, आप में नहीं ट्रेंड सीखने का, आपने कहा मैं पढ़ के आ गया हूँ बस, आगे मुझे नहीं सीखना, तो ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। व्हेन आई जॉइंड द USIS, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन, अब तो ये नहीं है, बाद में फिर ये मर्ज होगी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अंदर। तो मैंने तो कोई कंप्यूटर नहीं सीखा था, ना ही हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर पढ़ाया गया था, ना ही हमें पता था। लेकिन जब मैं अपनी नई जॉब में आया, इट वाज न्यू टेक्नोलॉजी फॉर मी, मुझे नहीं पता था, बट आई लर्नड इट एवरी डे। माई जॉब इज माई लर्निंग, आई लर्न ए न्यू स्किल। सो आप क्योंकि इस प्रोडक्शन के फील्ड में, एंकरिंग के फील्ड में, न्यूज़ एडिटिंग के फील्ड में, या मैस मीडिया या मैस कम्युनिकेशन आप कह लें इसको, इस फील्ड में अब आप आ चुके हैं, तो जितनी भी लर्निंग आपकी हैं ज़रूरतें, उसको आपने खुद पूरा करना है, कोई आपको नहीं सिखाने जा रहा। कैन वी गो टू नेक्स्ट स्लाइड? सो ऑलरेडी देयर। सो मेरी आज की जो प्रेजेंटेशन है, इट विल टेल यू कि आपने आगे अपने प्रोफेशनल कैरियर को कैसे लेके चलना है, एंड हम कुछ जो है ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज जो वर्ल्ड वाइड मुख्तलिफ अदारे प्रोवाइड करते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा हम देखते जाएंगे साथ साथ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So when you talk about expanding your horizon, so there is, first of all, a website, it's called Allison. And this offers wide range of free online courses in various media related subjects, from media training techniques to specific softwares. So आप URL अगर आपको ये presentation दे देंगे, तो it will be very helpful for you. आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे पास इतना टाइम अब नहीं है, आप भी थके हुए हैं, कि हम ईच एंड एवरी वेबसाइट को ब्राउज करें। पहले मेरा प्लान था कि हम इसको ब्राउज करेंगे, वेबसाइट को खोलेंगे, उस पर जाएंगे और उस पर हर एक को जाके देखेंगे कि किस तरह की ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं, एंड दीज ऑल ट्रेनिंग्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मेरा आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन है, आपने कभी फॉरेन कंट्रीज में कोई ट्रेनिंग ली है? आप में कोई हैं हमारे दूसरे सेंटर्स में? So these are the websites which will take you to different training opportunities, जो कि वो अपने मुल्कों में बुला के आपको देते हैं। तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हैं वेबसाइट्स, क्योंकि हम आपके जो GM हैं यहाँ पे ट्रेनिंग एकेडमी के, इमरान साहब, उन्होंने इन वेबसाइट्स पे जाके बहुत सारी ट्रेनिंग्स खुद ली हैं, जिसमें राइटर्स है, ठीक है ना, ईस्ट वेस्ट सेंटर है, डोइचे है, तो एंड इट वाज ऑल हिज इनिशिएटिव। किसी ने उनको आके नहीं कहा कि PTB की इसमें कंट्रीब्यूशन आई थिंक मिनिमल होगी स्वाय छुट्टियां देने के, बट ही हैज अटेंडेड ऑल दीज ट्रेनिंग्स टू अपलिफ्ट हिज प्रोफाइल। ही इज नाउ GM, ही इज नाउ renowned person in the industry. So this is how you build your career, ठीक है। Next है जी Coursera. This is very famous website. This is a university kind of thing. So यहाँ पे आप जाएं, आपको बहुत सारी सोशल मीडिया मार्केटिंग, प्रोडक्शन से रिलेटेड, न्यूज़ एंकरिंग से रिलेटेड, न्यूज़ एडिटिंग से रिलेटेड बहुत सारी ट्रेनिंग्स यहाँ पे मिलती हैं। फिर फ्यूचर लर्न है। आई होप कि आपको ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बाद में आपको ईमेल कर देंगे, तो यू कैन यूज दीज ऑल लिंक्स। आपको तस्वीर लेने की जरूरत नहीं है इनकी, you can just copy and print, and I also have print out. I can give it to you all. Okay, can you move to next slide please? So I'm just mentioning these websites. इसमें Thomson Reuters, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, इनकी बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं। फिर पॉइंटर है एक वेबसाइट, इसमें राइटिंग से लेके एडिटिंग तक सारी ट्रेनिंग्स इस पे अवेलेबल है। BBC एकेडमी की बड़ी अच्छी ट्रेनिंग्स होती हैं,
and they call you to London and you attend their trainings, writers as well. डोचे वाले बर्लिन बुलाते हैं आपको, आपको ट्रेनिंग्स देते हैं। एक सबसे आखिरी वेबसाइट है IJNet, इस पेज पे IJNet इंटरनेशनल जर्नलिस्ट नेटवर्क है, इनका न्यूज़लेटर आप ज्वाइन करें। बिलीव मी, मुझे अब ट्रेनिंग्स की ज़रूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं जाता, लेकिन मैं आज भी जब मुझे हर वीक इनका न्यूज़लेटर आता है तो मैं उसको ज़रूर गो थ्रू होता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी अच्छी ट्रिप आर्टिकल्स होते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, और मोर देन 7-8 इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स होते हैं, जिसपे आप सिर्फ जाके आपने साइन अप करना है, अपनी इंफॉर्मेशन देनी है एंड यू रिक्वेस्ट फॉर ट्रेनिंग, ठीक है ना। तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बल्कि इन सब वेबसाइट्स की जो लिस्टसर्व्स हैं, जो ईमेलिंग लिस्ट्स हैं, उनको ज्वाइन कीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपको आना शुरू हो जाएंगे सारे लेटर्स, न्यूज़ लेटर्स, अनाउंसमेंट्स अबाउट ट्रेनिंग्स। तो आप जरा उसको पढ़ें, आपके रेलेवेंट है तो जरूर अप्लाई करें उस पर। नेक्स्ट पेज प्लीज। फिर थ्रू लाइन ग्रुप्स मीडिया ट्रेनिंग हैंडबुक, ये एक है बुक है, इसको कह लें, इसको देखें। इसमें आपको कवरिंग टॉपिक्स लाइक मैसेज डेवलपमेंट, इंटरव्यू टेक्निक्स, हैंडलिंग डिफरेंट मीडिया फॉर्मेट्स, ये आपको इस हैंडबुक में मिलेगा आपको। फिर एक ओस्लो यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो का समर स्कूल होता है, ओस्लो समर स्कूल, आपके इमरान साहब भी इस पे जा चुके हैं। तो ये 3 महीने का कोर्स होता है, आप साइन अप करें इस पे, और एवरी समर जो है ये बुलाते हैं डेवलपिंग कंट्री से पाकिस्तानियों को, और आप जरूर अटेंड करने जाएं। अच्छा, इसके अलावा देखिए, हमें आपका क्वेश्चन क्या था? हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें एफर्ट आपकी होगी, मैं नहीं आपको लेके जाऊंगा। ठीक है ना, यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू सी एंड साइन अप फॉर दी ट्रेनिंग। फिर होता है कि कब वो मेरिट देखते हैं, या देखते हैं कि दिस इज इम्पोर्टेंट, या आपको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, इट्स योर लक कि आपको वो बुलाते हैं। लेकिन बहुत सारी, अगर आपने किसी सिफारिश के जरिए जाना तो EAD में अगर आपका कोई रिश्तेदार है इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन में, PTV में रहते हुए, तो वहाँ पे कोई कनेक्शन निकालें, उनके पास बहुत सारी ट्रेनिंग्स आती हैं चाइना की, इधर उधर की, तो वो आपको भेज देते हैं ट्रेनिंग्स वगैरह। इस तरह जो है सिफारिश पे वहां से जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना, लेकिन आपको मैंने सोर्स बता दिया कि आप कहाँ से ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, ठीक है ना। वैसे PTV के लिए इतनी ट्रेनिंग्स आती हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड या न्यूज रिलेटेड, आपके PTV में कितने लोगों को पता होता है? क्योंकि वो EAD में पता होता है सबको, वो उन्हीं के लोग जा रहे होते हैं सारे। बट आप अगर उनको एफर्ट करें, अप्रोच करें, या अपने ऑफिस के जरिए उनको अप्रोच करवाएं, तो वो है। फिर यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग के पॉडकास्ट हैं काफी सारे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, किसी ने पढ़ी है किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल? ट्रेनिंग्स क्यों जरूरी है? अपने आप को रेलेवेंट एंड टू द पॉइंट रखने के लिए। अगर आप अपने नॉलेज को नहीं अपडेट करते, यू विल नॉट बी रेलेवेंट। आपका बॉस जो है वो असाइनमेंट आपको नहीं देगा, किसी और ऐसे बंदे को देगा जिस पे उसको एक पता हो कि ये बंदा सही काम करेगा, इसको दे दो। आपने कोई अगर 20 साल 25 साल पहले वाला कैमरा चलाना सीखा हुआ और आपको न्यू डिजिटल फॉर्मेट्स नहीं पता, तो आपको कोई काम नहीं देगा करने के लिए। तो टू स्टे रेलेवेंट इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपने कुल्हाड़े को आप तेज रखें। शार्पन द सॉ, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। ये जो मेरा ख्याल ये उस 7 रूल्स में से कोई 5वां या 6ठा रूल है, ये 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, फ्रैंकलिन कोवे ने लिखी हुई है, और इनका अदारा भी है, पाकिस्तान में भी इनकी ब्रांच है। दे ट्रेन डिफरेंट पीपल, कॉर्पोरेट सेक्टर में लोगों को ट्रेन करते हैं। लेकिन उस पूरी ट्रेनिंग में, आई हैव अटेंडेड दैट ट्रेनिंग, एक ही काम की आपके लिए चीज है, सबके लिए प्रोफेशनल, और भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। शार्पन योर सॉ, उसने बेसिकली, हमने भी शायद, हम आप लोगों में से कितने लोगों ने वो कुल्हाड़े वाली मिसाल पड़ी हुई है, जिसमें जंगल में एक बूढ़ा जाता है, रोजाना लकड़ियां काटता है, और
वो आके उनको बाजार में बेचता है, पैसे कमाता है। लेकिन उस दिन एक दिन क्या होता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, लकड़ियां बड़ी कम जो है वो काटता है सारा दिन। पहले लकड़ियां काटता था, बहुत सारी होती थी, अब वो लकड़ियां काटता है थोड़ी सी। और जब उनको बाजार में जाके बेचता है तो उसकी इनकम ही नहीं होती, उसको थोड़े पैसे मिलते हैं। तो वो परेशान हो गया कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे काम नहीं होता, तो सही तरह मेरी प्रोडक्शन भी सही नहीं हो रही, तो मेरे पैसे कम हो गए हैं। तो उसने किसी से मशवरा किया कि अब मैं क्या करूं। तो उसने कहा कि अच्छा कितने तुम टाइम लगाते हो लकड़ियां काटने में। उसने कहा मैं सारा दिन लगाता हूँ, पहले पहले भी सारा दिन लगाता था। उसने कहा तुमने अपने कुल्हाड़े को देखा है, वो कहीं खुंडा वगैरह तो नहीं हो गया हुआ कोई, जो है ना। तो उसको उसने मशवरा दिया कि इसको तेज करवाओ, शार्पन करवाओ, ठीक है ना, अप टू डेट रखो, ठीक है। उसने ऐसा ही किया, एंड नेक्स्ट डे ही कट मोर देन, लकड़ियां जो है पहले से ज्यादा काटी उसने, उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हुई, उसकी इनकम भी वापस बढ़ गई उसी तरह से। तो ये एक छोटी सी मिसाल उस 7 हैबिट्स, ये मिलियंस ऑफ कॉपीज इस बुक की बिक चुकी हैं, और लोग इसको इंडस्ट्री में यूज करते हैं अपनी टीचिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, एवरीथिंग के लिए। तो ये वो मिसाल है जो मेरा ख्याल हमने भी सब ने बचपन में अपनी स्टोरियों में पढ़ी हुई है। उसने ये किताब 7 हैबिट के लिए यूज की ये मिसाल, तो क्या हुआ कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो कहाँ पे हम अपने शार्पन सा को शार्पन कर सकते हैं? फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। फिजिकल क्या है? आप अपने आप को फिट रखते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, अपनी ग़िज़ा को ठीक रखते हैं, अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को, जो स्ट्रेस होता है आपको, आप उसको मैनेज करते हैं अपने आपको। जब आप, एवरी डिजीज स्टार्ट्स विद स्ट्रेस, तो अपने आप को हेल्दी रखते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस पे आप जोर देते हैं, आप उतना काम करते हैं जितना आपको काम के लिए ज़रूरी होता है, आप अपनी सेहत को ख़राब नहीं करते। मेंटल, आप अपनी रीडिंग, लर्निंग एंड क्रिएटिविटी, इसको इम्प्रूव करते हैं, आप पढ़ना छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। अभी भी मैं अगर अपनी, बिकॉज अब तो वो बुक्स नहीं पढ़ता, मैं अगर अपनी डिजिटल रीडिंग को कैलकुलेट करूं बुक्स में, तो आई थिंक के मैं महीने की 2 या 3 किताबें पढ़ता हूँ। मेरे पास अमेजोन किंडल है, जब मैं उसको, वो मुझे बताता है कि आपने इतने अल्फाज, इतने पेजेस, सारा कुछ पढ़ चुके हैं, वो एनालिसिस करता है मेरा। तो आप अपनी रीडिंग नहीं छोड़ते, आप अपनी लर्निंग जो कर्व होता है उसको नीचे नहीं आने देते, आप रोजाना एक नई चीज सीखते हैं, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी को आप कैसे इंप्रूव करते हैं? लर्निंग से और रीडिंग से। जो लोग लर्न नहीं करते, रीडिंग नहीं करते, वो लर्न नहीं करते। जो लर्न नहीं करते वो कोई क्रिएट नहीं करते नई चीजें, ठीक है। सोशल एंड इमोशनल सर्विस, वॉलंटियरिज्म, कोशिश करें कि जहां भी आप हैं अपने आप को वॉलंटियर करें, किसी सोशल काज के लिए, किसी की वेलफेयर के लिए, बेटरमेंट के लिए। जमीन पे कोई कागज पड़े हुए हैं, 2 चल उठा के उसको टोकरी में डाल दें, दिस इज आल्सो सर्विस। अपने एनवायरनमेंट को साफ रखते हैं आप। एम्पैथी, साइनर्जी, आप दूसरों को अंडरस्टैंड करते हैं, दूसरों से हमदर्दी करते हैं आप, दूसरों की हेल्प करते हैं आप लोगों को। तो इस तरह से भी आपको एनर्जी मिलती है, आपको इमोशनल एनर्जी मिलती है, आपको आपके सोशल कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं। जब आपके सोशल कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं, अदर पीपल कम टू यू टू हेल्प यू अपलिफ्ट, ठीक है। आप लोगों की हेल्प करें, दूसरे भी करते हैं फिर इंटर्न। स्पिरिचुअल, ये नहीं कि कोई तावीज गंडा शुरू करते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। वैल्यू क्लैरिफिकेशन, कमिटमेंट, मेडिटेशन, हम हमारे यहाँ नमाज पढ़ते हैं, दैट्स ए काइंड ऑफ मेडिटेशन। बाहर वो खामोश रह के योगा वगैरह करते हैं, उसको फोकस अपना बढ़ाने के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं। तो आप जॉब करते हैं, जो आप काम करते हैं, उससे आप कितने कमिटेड हैं। तो ये दीज आर सम ऑफ द आई मीन एलिमेंट्स ऑफ योर रिन्यूअल ऑफ, क्या कहते हैं उसको, इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ एंड शार्पनिंग योर सॉ। ये चारों रूल आपके फील्ड से किस तरह रेलिवेंट हैं, ठीक है जी।
Sharpening the saw enhances creativity, focus, and resilience. It helps avoid burnout and maintain a healthy work-life balance. जो मैंने बातें की सारी इसमें आ गई हैं. आप अपने लर्निंग कर्व को डाउन नहीं आने देते. आप सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं. आप अपने मरने तक सीखते रहते हैं. That keeps you relevant. ठीक है ना? Up on the surface. अगर आप नहीं सीखेंगे, आप डंप होते जाएंगे. लोग ऊपर आपके आते जाएंगे. Next slide, please. So maximizing your learning opportunities में है कि follow industry leaders and organizations on social media. ठीक है. कितने लोगों ने BBC के पेजेस को या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के सोशल पेजेस को फॉलो किया हुआ है? Only 4 hands. ठीक है ना? आप सीखते ही उस वक्त हैं जब आप लीडर्स इन द इंडस्ट्री लाइक एलन मस्क, ठीक है ना, मैंने उसका पेज ला, मेरा कुछ नहीं उसके काम से लेने देना. वो स्पेस इंडस्ट्री और कारों, इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के काम में है. उसके और भी उसका ये जो करेंसी, ई करेंसी होती है, डिजिटल करेंसी, उसका भी काम है. ही इज मैनी इन मैनी थिंग्स. मुझे उससे कुछ नहीं सीखना, लेकिन मैंने फिर भी उसका पेज को फॉलो किया हुआ है कि वो कहता क्या है. ठीक है ना? तो एवरी डे आई गेट ए न्यू कोट फ्रॉम हिम, न्यू थिंग ही इज डूइंग. ठीक है ना? अभी वो कल की बात है कि ही इज डेवलपिंग ए न्यूरो लिंक जो कि आपके माइंड को एक्टिव रखेगा, आपको यंग रखेगा, आपके जो बहुत सारी डिजीजेस हैं उससे आपको बचाएगा. मैंने उसका पढ़ा, बट एटलीस्ट आई न्यू के व्हाट इज ही डूइंग विद न्यूरो लिंक. मेडिकल मेरा फील्ड नहीं है, साइकोलॉजी मेरा फील्ड नहीं है, बट it kept me updated about what's happening around the world, what's happening in the industry. फिर वो कहते हैं सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर्स एंड मेलिंग लिस्ट फॉर अपडेट्स ऑन ट्रेनिंग. जस्ट मैंने एक एग्जांपल दी IJNet की. तो एवरी वीक मुझे किसी ट्रेनिंग पे नहीं जाना, लेकिन मैं अभी भी उसको रोजाना हर वीक जब मुझे लेटर मिलता है, आई कैन जस्ट सेंड इट टू जंक कि मुझे क्यों मेरी ईमेल में आ रहा है. ठीक है ना? लेकिन नहीं, मैंने उसको जंक में नहीं, मैं उसको खोलता हूँ, उसके आर्टिकल्स देखता हूँ, कौन कौन से 7-8 आर्टिकल्स होते हैं. अगर कोई मुझे अच्छा लगे, मैं उसको खोल के फुल टेक्स्ट पढ़ता हूँ. ठीक है? या उसको स्कैन जरूर करता हूँ. स्कैनिंग पढ़ने में थोड़ा फर्क होता है. स्कैनिंग होता है यू क्विकली गो थ्रू इट. ठीक है? कोई लाइन स्क्रॉल डाउन करते गए, हेडलाइंस देखते गए, एंड यू गेट समथिंग. तो आप का मेरा मशवरा ये है कि इनके न्यूज़लेटर्स को, इनकी लिस्टर्स को, इनकी मेलिंग लिस्ट को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, सो दैट कि आपको इंडस्ट्री के जो अपडेट्स हैं वो आते रहें, आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे. और अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है तो आप उसको मज़ीद लर्न करें, उसके बारे में मज़ीद देखें. फिर वो होता है कि नेटवर्क विद अदर मीडिया प्रोफेशनल्स एंड शेयर रिसोर्सेज. तो जो आपकी इंडस्ट्री में जो और लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं आपके फील्ड के, कोई प्रोडक्शन में हो सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर एडिटिंग में हो सकते हैं, कोई बंदा ऐसा हो सकता है जो बहुत अच्छा वेब डिज़ाइनर है. I have nothing to do with editing things, graphics, but I can quickly tell you इस वक्त इंडस्ट्री में कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो आपको, एडोब तो है ही है, हमने बहुत ज़माने से सुना, कैनवा है, फिल्मोरा है. मैंने कोई नहीं इनमें काम किया, बट आई नो कि ये these are the tools which help you in your work. So लोगों को फॉलो करें जो एक्सपर्ट है इस इंडस्ट्री में. एटलीस्ट यू विल नो समथिंग, सम एक्सपर्टीज, सम टिप्स, सम न्यू थिंग्स दे आर वर्किंग ऑन. तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगी, आपको कोई लर्निंग में हेल्प होगी. फिर है जी टेक एडवांटेज ऑफ फ्री ट्रायल्स ऑफर्ड बाय ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स. तो बहुत सारे आप परचेज नहीं कर सकते बहुत सारे सॉफ्टवेयर लाइक कैनवा, like Adobe, like many other things. You cannot pay monthly fees, $15-16 every month. At least join their free versions. ठीक है ना? उनको डाउनलोड करके उनको ज्वाइन करें. यू कैन डू लाइक कॉपीकैट का, उसका ये तो हर किसी को कर रहा है, तो फ्री है, उसको डाउनलोड कर लें मोबाइल में. इट हेल्प्स यू प्रिपेयर स्मॉल एडिट्स, छोटी छोटी वीडियो बनाने में हेल्प करता है. अगर आप टिकटॉकर हैं या आप यूट्यूबर हैं या कुछ, तो आपको ये हेल्प करते हैं ऐसे टूल्स. तो जो उनके फ्री वर्जन्स हैं एटलीस्ट वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, सो दैट
अगर आप एडवांस फीचर नहीं ले सकते, किसी सॉफ्टवेयर के यूज़ नहीं कर सकते, तो आई हैव बाय द वे सब्सक्रिप्शन फॉर कैनवा प्रो, लेकिन मैं हर महीने $16 पे करता हूँ, लेकिन मैं उस पर काम कोई नहीं करता। ठीक है, लेकिन मेरा सिर्फ अपने शौक की वजह से, ठीक है, मेरा शौक है, मैं उस पर काम कोई नहीं करता, लेकिन मैं पैसे पे कर रहा हूँ उसको, बिकॉज ये मुझे एनर्जी देती है ये चीज़। मुझे पता है मेरे पास एक टूल है, वेन एवर आई नीड आई विल यूज इट। ठीक है, ठीक है जी। डेडिकेट टाइम फॉर सेल्फ लर्निंग एंड स्किल्स। ऑफिस से जाके क्या करते हैं? किस पे? वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। अच्छा, दैट्स गुड, वन एग्जांपल। मोस्टली कुछ नहीं करते। I mean, you are exceptional. You are exceptional. I mean के हम जरूर करते हैं, हम दोस्तों में बैठते होंगे, हम गपशप लगाते होंगे, हम अपना मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं बैठे हुए, टिकटॉक देखते रहते हैं। ऐसी बुरी आदत है टिकटॉक देखने की लोगों को, तो वो स्क्रॉलिंग ही करते रहते हैं हम। कुछ भी गेन नहीं होता उसमें से, सिवाय एंटरटेनमेंट होती है, होगी थोड़ी बहुत ही, लेकिन उसमें लर्निंग कोई नहीं। तो चूज थिंग्स विच कैन टीच यू, विच कैन टेल यू न्यू थिंग्स। लर्निंग अपनी इंप्रूव करें। आप कोई नई चीज़ बनाएं। अगर आप मतलब आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रोड्यूसर, आपके क्या जॉब्स हैं यहाँ पे, बट जो भी आपकी जॉब्स हैं उससे रिलेटेड कुछ फाइंड ए न्यू थिंग टू लर्न एवरी डे। अपना एक टारगेट बना लें कि मुझे इस महीने में इतनी नई चीज़ें सीखनी है। ठीक है, तो आप सीखें, आपके बेशक काम ना आए, at least you will be able to teach you. I'm here on this desk, standing here in front of you. मुझे बोलना तो आता है ना। So this is what I have gained over many years. ठीक है, एक जमाना था कि I could not even utter a word. इतने सारे लोगों को देख के मैं वैसे ही परेशान हो जाता था। ठीक है, लेकिन मेरी जॉब ने, मेरे ऑफिस ने, I learned everything. मैंने 200 लोगों को भी एक एड्रेस किया हुआ, ट्रेनिंग्स दी हुई हैं, उनके साथ बात की हुई, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। बट आई लर्न, ये नए स्किल्स मैंने सीखे ऑन द जॉब, एंड घर जाके मैंने वेस्ट नहीं किया टाइम अपना। मैंने कोशिश की कि मैं कल मेरी किसी जगह पे प्रेजेंटेशन है, लेट्स प्रिपेयर इट थोड़ा सा, या मुझे कल एक नया काम है उसको थोड़ा देख लूँ मैं कि मैंने कैसे करना है इसको। मैं अगर इनोवेटिव वे से अपने बॉस को दूंगा कोई काम करके, तो इट विल ऐड टू योर वैल्यू। ठीक है ना, आपकी इंपॉर्टेंस आपके अदारे में बढ़ेगी। जब आपके अदारे में आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशंस एंड योर सीनियर्स विल रिलाई ऑन यू। वो आपके बगैर कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। वो कहेंगे नहीं, ये बंदा जो है ये ट्रस्टवर्दी है, इसको काम देते हैं। ठीक है, तो अपने जो है इसको आप अपने कंटिन्यू रखें, लर्निंग न्यू थिंग्स। सो इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर। इन्वेस्ट ये नहीं है कि आप कोई पैसे खर्च कर रहे हैं, पैसे तो नहीं खर्च कर रहे आप बहुत सारी चीज़ों पे, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं टू लर्न न्यू थिंग्स। फ्री ट्रेनिंग रिसोर्सेज आर अबंडेंट एंड एक्सेसिबल। इतनी ज़्यादा, ये तो मैंने चंद की मिसाल दी है आपको, लेकिन अगर आप इन लिस्टर्स को, इन मेलिंग लिस्ट को जब आप करेंगे सब्सक्राइब, यू विल गेट मैनी मोर अदर रिसोर्सेज। ठीक है जी, ईस्ट वेस्ट सेंटर पे जाएं। अगर आप कोई थोड़ा सा लिखने लिखाने का शौक है, उनकी फेलोशिप्स अटेंड करें। सालबर्ग सेंटर है, सालबर्ग ग्लोबल के नाम से है, उनके बहुत सारे कोर्सेज आते हैं जो मीडिया से रिलेटेड होते हैं, और वो आपको प्रिपेयर करते हैं टू मीट फ्यूचर इंडस्ट्रीज इन योर फील्ड। उनको देखें आप। कंटिन्यूस लर्निंग इज एसेंशियल फॉर कैरियर ग्रोथ इन द मीडिया इंडस्ट्री। आप ने जब कैमरा को हाथ लगाना शुरू किया तो कैमरा कैसा था? वेरी बिग। आई डोंट नो, अब आप नए प्रोफेशनल हैं, पुराने हैं, बहुत बड़ा कैमरा। अब तो कैमरा सुकड़ के इतना सा हो गया। ठीक है ना, ये कैमरा इस बिल्कुल एक्शन कैम, इसका DJI का एक्शन कैम, आई हैव दैट वन। तो वो तो बिल्कुल इतना, और वो सिनेमैटिक फिल्में बनाता है। पहले कितना बड़ा कैमरा यूज करते थे आप सिनेमेटिक फिल्में बनाने के लिए, वो इतना सा काफी है उसके लिए। तो कंटिन्यूस लर्निंग एंड के जरूरी है टू ग्रो इन द इंडस्ट्री।
explore different platforms, organization and resources to find the best fit in your needs. अपनी देखें, ये बहुत सारी मीडिया इंडस्ट्री इज वेरी वास्ट, इसके अब छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, कोई टीवी में है, कोई राइटिंग में है, कोई एडिटिंग में है, कोई सॉफ्टवेयर में है, कोई सोशल मीडिया में है, ठीक है। तो अपने आप अपनी एक स्पेशलाइजेशन बनाएं। अगर आप सोशल मीडिया को डील कर, मेक योर स्पेशलाइज इन सोशल मीडिया। अगर आप प्रोडक्शन में हैं तो अपनी स्पेशलाइजेशंस को, यूज ऑफ कैमराज, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसमें बनाएं आप अपनी एसेंशियल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। एम्ब्रेस द लर्निंग प्रोसेस एंड नेवर स्टॉप ग्रोइंग। अपने लर्निंग प्रोसेस को रिव्यू किया करें कि मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं कुछ लर्न कर भी रहा हूँ, या मैं वेस्टिंग माई टाइम। अगर आपको अपना डायमेंशन को, अपने पाथ को चेंज करने की ज़रूरत है, डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, आप उसको डाइवर्ट करें एंड नेवर स्टॉप ग्रोइंग। इंशाल्लाह वी ऑल विल लर्न। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चंस। इतना बड़ी, मेरा जो टॉपिक था पहले दैट वाज अबाउट टेक्नोलॉजी। मैंने कहा टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कैरियर से रिलेटेड है, कैरियर डेवलपमेंट। तो आप, आई एम अवेलेबल फॉर क्वेश्चंस, एंगेजमेंट, एनीथिंग यू वांट टू टॉक अबाउट। जी जी जी, किसी का क्वेश्चन है दूसरे सेंटर से प्लीज। This is end of the day and everybody is tired. आप में से अमेरिका कितने लोग जा चुके हैं? दिल करता है जाने? थोड़ी सी आपको खुद करनी पड़ेगी कोई। हाँ जी, फाइंडिंग द रिसोर्स, ये सारे इतने सारे रिसोर्सेज मैंने आपको बताए, ये सारे अमेरिका, यूरोप जाने के लिए हैं, ठीक है ना। आप जी, मैं आप इनको दे दीजिएगा। जी जी, मैं ये आपको जरा ये शेयर कर दीजिएगा प्रेजेंटेशन विद, बट फील फ्री टू आस्क मी क्वेश्चन, आई एम हियर। कोई भी क्वेश्चन हो, जरूरी नहीं कि आप ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करें। Sir from Karachi. Sir, a question from Karachi. जी प्लीज। सर, हम पाकिस्तानियों की फर्स्ट चॉइस अमेरिका क्यों है? अदर देन दूसरी कंट्रीज से ज्यादा हम लोग अमेरिका को क्यों प्रेफर करते हैं? ये सवाल आप खुद अपने आप से करें ना। और भी तो सर अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन और भी जगहें होती है, लेकिन हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी यूएस है। भाई, दे आर लीडिंग द वर्ल्ड, तो आई थिंक लीड करने के लिए जरूरी होता है कि आप के पास कुछ लीडरशिप स्किल्स हों, आपके पास लीडिंग फैसिलिटीज हों, रिसोर्सेज हों, आपके पास पैसा हो। तो अमेरिका को हर कोई जाना चाहता है, वहाँ पैसे कमाने के लिए जाना चाहता है पाकिस्तानी। हाँ हाँ, एवरीबॉडी। आप जितने भी, मैंने ऐसे भी लोग देखे जो बहुत खिलाफ हैं जो लोग, और लेकिन व्हेन ऑफर्ड दे विल गो टू यू। हाँ सर, इंसान रेस्पेक्ट नहीं चाह रहा, ये चाह रहा है एक्सप्लोर करे नई दुनिया, बाकी कोई क्या चाह रहा है सर? अपनी जॉब को तो आप एक्सप्लोर करते नहीं। अच्छा सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप सुन सकते हैं? आप मेरी आवाज आ रही है? शकील मीर, अब आप सुन सकते हैं? क्या आपका कोई आई थिंक अगर इमरान साहब यहाँ होते तो ही वुड बी एबल टू टेल यू। उन्होंने राइटर्स की ट्रेनिंग अटेंड की हुई, उन्होंने बीबीसी की ट्रेनिंग अटेंड की हुई है, डॉचे की हुई है, ईस्ट वेस्ट सेंटर अमेरिका। दीज आर वीकली, 2 वीक्सली, मंथली, 1 मंथ ट्रेनिंग्स। तो वो होते तो आपको बताते कि
दिस ऑल कम बाय इनिशिएटिव, ठीक है ना। वो आपको सिखाते हैं, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे आपको सिखाते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग, जो भी इंडस्ट्री में इस वक्त लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं वो आपको सिखाते हैं, बट इट्स यू दैट हु अप्लाई। अगर आपकी नज़रों के सामने से गुजर जाए कोई ट्रेनिंग और आप अप्लाई ना करें तो फिर कसूर सारा आपका है। सर अभी आपने बात लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे सिखाते हैं, जिस वक्त अगर हम अपने पीटीवी को देखते हैं तो हम अभी शायद उस टेक्नोलॉजी से बहुत पीछे हैं। आई थिंक कहेंगे तो एक बहुत बड़ा गैप नहीं होगा? नहीं, यू विल बी बियॉन्ड अदर्स आफ्टर लर्निंग। अगर वो टाइम जब आएगा जब पीटीवी वो टेक्नोलॉजी लेगा तो यू विल बी फर्स्ट टू लीड दैट। जब आएगा आई मीन वो वाला जरूरी नहीं, करने के लिए दिस इज नॉट ए क्वेश्चन, इन फैक्ट दिस इज ए कमेंट। बात यह है कि आप आए हैं वापस तो आप फिर अपने अदारे को बताएं ना कि अब इस वक्त टेक्नोलॉजी ये है, आप इसकी बजाय छोड़ें इसको, ये करें। अब ये वेब कैम भी तो यूज हो रहा है ना फॉर, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, फिल्म भी बन रही है, साथ में रिले भी हो रहा है 4 सेंटर्स को। तो दिस इज ए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, सो समवन हैज अडॉप्टेड इट। इन्होंने बहुत बड़ा कैमरा नहीं इधर सामने ला के रख दिया, दिस इज टाइनी थिंग। यस प्लीज। हेलो जी जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी सर मैं पेशावर से बात कर रहा हूँ, प्रोग्राम प्रोड्यूसर हूँ असफंदियार शाह। एक तो सर रिक्वेस्ट ये है कि जो आपने वेबसाइट वगैरह बताएं, तो अगर हमारा ग्रुप बना हुआ है टीवी एकेडमी का, उसमें शेयर कर दे तो मेहरबानी होगी, वहां से हम डायरेक्ट उसको खोल सकते हैं जी। जी और बिल्कुल। दूसरी बात ये है सर के 3 दिन हो गए जो हम लेक्चर सुन रहे हैं, तो उसमें मोस्टली फोकस जो है एआई पर जो है वो करे, मतलब और है ये है तो मेटा है, उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि उसको, और जाहिर बात है सर टेक्नोलॉजी है, यूज करना के साथ चलना होगा। तो बुक्स की इम्पोर्टेंस कहाँ तक, मतलब बुक्स, एक बंदे ने एक किताब लिखी हुई है तो उसकी एक माइंड की बात हो रही है, जबकि एआई पर हम जब देते हैं तो वो पूरा आपको दे देते हैं, तो उसमें हम किस पे फोकस ज्यादा कर सकते हैं, या बुक्स की अहमियत इस वक्त में कितनी है सर? बुक्स की अहमियत हमेशा से रेलेवेंट रही है, हमेशा से रही है। बुक्स अब तो आप बुक लिखें और दूसरे दिन वो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके लोग साइमल्टेनियसली सेल कर रहे होते हैं। आप देखें अमेज़ॉन पे जाएं, आप जब कोई बुक सर्च करेंगे फॉर एग्जांपल, वहाँ पे आपको उस बुक के 2 एडिशन दिखाएगा, 3 एडिशंस। एक होगा हार्ड कॉपी उसकी हार्ड बाउंड में, एक होगा पेपर बैक में, एक होगा किंडल एडिशन, किंडल या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल एडिशन। तो आपको जो भी इजी होगा पढ़ना, मुझे किंडल पढ़ना इजी लगता है, आई विल बाय दैट। अगर किसी को फिजिकल रीडिंग, बुक रीडिंग का शौक है तो वो फिजिकल किताब जो है वो खरीद लेगा। लेकिन बुक्स जो हैं दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लर्निंग। दे जब आप पढ़ते हैं तो इट ओपन्स योर माइंड, ठीक है। ये आपको, आपके अंदर एक इनोवेशन और क्रिएटिविटी को जनरेट करते हैं, आपको पता चले ना या ना चले, ठीक है। ये जितनी भी इस वक्त इंडस्ट्री है, जितने भी ये एलन मस्क खलाओं में जा रहा है, ये जहाज लोगों को लेके जा रहे हैं, इन सब पे पहले नावल लिखे गए हैं, फिक्शन लिखे गए हैं, किताब लिखी गई है, उसके बाद जो है ना ये इन प्रैक्टिकल आते हैं। तो बुक्स की अहमियत को कभी भी हम रद्द नहीं कर सकते। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर अपलिफ्ट, इन योर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सो कीप ऑन रीडिंग। अगर आपको कहता नहीं बुक की कोई वैल्यू नहीं है तो डोंट बिलीव हिम। सर भी एक फोन बना रहे हैं, इस पे मैंने एक अफसाना तो पढ़ा, बैठे बनने में बात आपने की, वो उसका अफसाना ही रहता था, वो अफसाने की बात है। अभी ये मैंने फीचर पढ़ा है कि नाम ये एलएमएस के मोबाइल फोन बना रहे हैं, उसको चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बैटरी लाइफ इनहेंस होती जा रही है, सोलर से भी होते हैं। इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी आपको, वो किसी का वो जो ऊपर सैटेलाइट से आएगा, मोबाइल चार्ज करना आपने होता है, वो ऑटोमेटिकली खुद ही वो सोलर। बिल्कुल। अब आप जहाज में बैठे हो, आप इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं। दो कतर एयरलाइन स्टार्टेड इट लास्ट वीक आई थिंक। तो
बुक पढ़ना आपके दिमाग को खोलता है। I can gift you one thing at the end of my lecture. We have a digital library called eLibrary USA. elibraryusa.state.gov. अब इसको सर्च कीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डेटाबेसेस हैं, रिसर्च डेटाबेसेस, usa.state.gov, ठीक है। और इसके अंदर 9 डिजिटल रिसर्च डेटाबेसेस हैं, जिसमें से 2 डेटाबेसेस ऐसे हैं जो कि मोर देन 14,000 मैगजीन्स की एक्सेस आपको देता है, जर्नल्स की, इन फैशन इंडस्ट्री, इन एवरी फील्ड। सो मैं क्या करता हूं कि मैं जस्ट आई कैन शो यू माय मोबाइल, मेरे मोबाइल फोन पे है। मेहरबानी होगी सर। तो उसकी फ्री एक्सेस आपको दे सकता हूं। लेट मी फाइंड ऐप। आपने ये एड्रेस लिख लिया पूरा? लिबी, इस लोडिंग। वो जो eLibrary USA है, इससे कनेक्टेड है, इस ऐप से। Just going to library, when I become member of that library, okay, I will just go to Libby और मैं एक किताब इशू करवा लूंगा। At the same time मेरे ख्याल I can get just like आप लाइब्रेरी में जाते हैं, आप कहते हैं मुझे ये 4 किताबें इशू कर दो, वो 4 किताबें आपको इशू हो जाएंगी। You read it on your own convenience 2 हफ्ते के लिए, I think, and 2 हफ्ते के बाद आप automatically, if you don't get it renewed, it will return back to the library automatically. This is in electronic format book, ठीक है। इसी तरह उसमें जर्नल्स, मैगजीन्स हैं। मैगजीन्स जो होते हैं वो लेटेस्ट रिसर्च होती है, ठीक है। आई थिंक बुक्स भी पढ़ें, मैगजीन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें ये जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये सारे मैगजीन जर्नल्स उसमें अवेलेबल हैं। तो elibraryusa.state.gov, मेरा ईमेल लिख लें shaheen.m@state.gov। Send me an email, Shaheen, SHAHEEN, M for mail, @state.gov। गवर्नमेंट के जो पहले 3 डिजिट अल्फाबेट, state.gov। Send me your emails and I will create your accounts। आपको एक ईमेल आएगी, उसको फॉलो करते हुए आप उसको साइन अप करें eLibrary USA को। You will be member of eLibrary USA. You can access any research article, mostly JSTOR, सर काइंडली ईमेल and dissertations, ये सारे उसका हिस्सा हैं that you will need। सर काइंडली आप अपना ईमेल एड्रेस रिपीट करेंगे सर? shaheenm@state.gov। मैं आपको मैसेज कर देता हूँ अभी, आप फिर ग्रुप में भेज दीजिए इनको, और जस्ट सेंड मी एन ईमेल। और फिर उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी इलेक्ट्रॉनिक, मेरे नाम से नहीं आएगी, वो eLibrary USA की तरफ से आएगी। उसको फॉलो करते हुए 5 से 7 मिनट की एक छोटी सी ट्रेनिंग है, जस्ट मूक स्टाइल। वो आंसर करेंगे, एसोसिएट दी आंसर्स टू लिंकन कॉर्नर्स। यहाँ पे जो लिंकन कॉर्नर नस्ट में है, फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी में है, तो कहें कि यू आर ए विजिटर टू अमेरिकन सेंटर या एम्बेसी के अंदर या लिंकन कॉर्नर, तो उसको सबमिट करें, मुझे आएगी, आई विल अप्रूव दैट, एंड आफ्टर अप्रूवल यू विल गेट ए लॉग इन इनटू दैट ईमेल। आपकी ईमेल आपका लॉग इन ID होगा, पासवर्ड यू कैन चेंज इट टू योरसेल्फ ओनली। So I hope at the end of the day you got something good. Any more questions? क्वेश्चन करना चाह रहे थे सर, अगर आप रिपीट करेंगे ना नाम लेके माइक पे, वो जी AJK से कोई सवाल हो तो पूछें जी।
सर मेरा क्वेश्चन आपसे था, आपने माशाल्लाह बड़ा इंफॉर्मेटिव कम्प्रिहेंसिव लेक्चर डिलीवर किया। आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, मैं सुन सकता हूँ। जब हम वो कहने को तो हम प्रोफेशनल इदारों में काम करते हैं, लेकिन जो हमारे रवैये हैं वो प्रोफेशनल नहीं होते, क्योंकि काम पे रवैयों का बहुत असर होता है। अगर रवैयों के हवाले से कुछ आप बात करना चाहें, जो हमारा एप्टीट्यूड है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे होते हैं, हमारा एप्टीट्यूड फुलफिल नहीं कर रहा होता। अगर हम अपने काम को इबादत समझ कर काम करें, हमारे रवैये उस हमारे काम क्वालिटी को किस हद तक इन्हेंस करेंगे? आई थिंक कि मैंने रवैयों के बारे में सारी बात की है कि हम किस तरह सिनर्जाइज करें, नेटवर्किंग करें, लोगों को फॉलो करें, लोगों को हेल्प करें। ये सारे रवैयों के बारे में था टाइम। तो यस, यू आर राइट। सर मेरा टाइम पूरा हुआ कि नहीं? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, और बहुत इंफॉर्मेटिव था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप इन अपॉर्चुनिटीज से जो सर ने आपसे डिस्कस भी की, और हम वो सर की स्लाइड्स में जो लिंक हैं वो भी आपसे शेयर कर देंगे, तो चीज़ें एक्सप्लोर करें और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बाकी सर ने आपको एक रास्ता दिखा दिया है। अब ना के बाहर जाने का, बल्कि बहुत कुछ सीखने का। आप आज यहाँ पे पीटीवी एकेडमी से ट्रेनिंग ले रहे हैं, एंड आई विश के आप किसी और जो है वो डेवलप कंट्री से कोई बेहतरीन टेक्नोलॉजी सीख के आए और आके पीटीवी को अच्छे तरीके से सर्व करें। तो ये हम सबका मिशन भी होना चाहिए, और आगे सीखना और आगे बढ़ते रहना, ये हमारा मकसद भी होना चाहिए। तो बहुत अच्छा सेशन रहा, और आपके क्वेश्चन आंसर्स भी सबके हो गए। तो ये क्वेश्चन पूछा था किसी ने बुक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ना, तो मैं तो उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा था अपनी तरफ से कि कंफ्यूजन थोड़ी सी शायद ये भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो डाटा है वो कहाँ से आता है। तो जितना भी जो भी बुक भी पढ़ी हुई है ना, जो ऑनलाइन बुक भी पढ़ी हुई है, जब आपने कुछ पूछ लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो उसने वो गैदर करना है सारा का सारा डाटा आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, और हो सकता है वो डिफरेंट बुक से उठा के आपको वो डाटा कंबाइन करके वो जो है वो आपको प्रेजेंट कर दिया जाए। आई होप के ये कंफ्यूजन खत्म होगी होगी बिल्कुल। सर ने बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया कि बुक की इम्पोर्टेंस किसी दौर में भी खत्म नहीं हो सकती, और ये जो इतनी ज़्यादा वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया गया है, वो सारी की सारी जो पहले से ऑलरेडी मौजूद थी चीज़ें, उनको एक सिस्टम के अंदर लाया गया है, और वो सिस्टम आपको जो आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जिस तक आपकी पहले एक्सेस नहीं थी, जहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते थे, वो अब आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ तक पहुँचा देती है। तो थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है, ठीक 10 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होगी। कल कैमरा और लाइटिंग से रिलेटेड जो है वो प्रोड्यूसर्स को भी ऑब्वियसली इसके बारे में पता होना चाहिए, और हमारे कैमरा के भी लोग हैं माशाल्लाह। तो कल यूं कह लें कि कैमरे का और लाइटिंग का दिन। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।